बहुत ज़्यादा ही स्कोरिंग वीडियो होने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पार्ट ए के प्लस पार्ट बी के जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं ताकि आप बहुत बढ़िया नंबर स्कोर कर सको, प्लस प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके उनके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चंस को मर्ज किया गया है ताकि ये बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग वीडियो बन जाए। बाकी मर्जी तो आप ही की है, देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो ये तो आप भी डिसाइड करोगे। चलिए सबसे पहले ना हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं और फिर प्लस बाद में पार्ट बी के सारे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स करवाऊंगी, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैंने ऑलरेडी ही वन शॉट अपलोड कर दी है पार्ट ए की जिसमें पूरा सिलेबस कवर है। मेरा तो सजेशन एज अ टीचर यही रहेगा, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सरकार ने भी हमें 1 साल दिया है उसमें भी तुम 2 से ढाई घंटे तो बहुत आराम से दे सकते हो। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप पूरी ही वीडियो देखना, लेकिन अगर नहीं देख पा रहे हो और टाइम की कमी है तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। तो चलिए उसी सॉल्यूशन पे पहले बात करते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पार्ट ए बहुत अच्छी तरीके से पूरा कवर करके अपलोड कर दिया है। तो ऐसे में जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको ख़त्म करना है क्योंकि टाइम की तो कमी है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसकी जो टाइमिंग है, जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और उसमें 1:36 पे ये टॉपिक शुरू हो जाएगा और 4:10 तक आपको ये टॉपिक देखना है। तो ये टॉपिक कवर कर लो। ऐसे ही मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पे लिख दिया। जो जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी मैंने लिख दिया है। तो जैसे कि आपको पता ही है, ये वाला टॉपिक आप इतने नंबर पे देख सकते हो, ये वाला नेक्स्ट टॉपिक आप इतने टाइम पर देख सकते हो। वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी ये टॉपिक आपको कवर करने ही करने हैं, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है नंबर को स्कोर करने के लिए, ठीक है। इनोवेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है। और ये देखो, ये जो मैंने लिख रखा है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसकी टाइमिंग यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। या तो एक पेज पे टाइमिंग नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और देख देख के 5-5 करके आप ये टॉपिक अपने क्लियर कर लो, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट हो गया। ये देखो, मैं दोबारा समझाने जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जब मैंने अभी स्टिल बनाई है, नई वीडियो है वो, तो फिर क्या ही फ़ायदा दोबारा से वही सेम चीज़ को बना के, ठीक है। ये CSR का क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आपको देखने को मिलेगा। ये तो 100% आता ही आता है हर जगह, ठीक है। तो इसके भी बहुत बहुत चांसेस हैं आने के, ठीक है। इमर्जिंग ट्रेंड ये भी आएगा, टाइमिंग मैंने बता रखी है। ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है। फ्रेंचाइजिंग भी पढ़ लेना, मेरी वीडियो में नहीं है लेकिन ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कर लेना, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पक्का एक क्वेश्चन तो निकलेगा ही निकलेगा। कोई सा भी फॉर्म पूछ ले ऑर्गेनाइजेशन की, पक्का ही निकलता है, ठीक है। MNCs की कंट्रोवर्सी भी ज़रूरी है। सबका टाइम दे रखा है, टाइम देख लेना और सही हो जाएगा आपके लिए। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग ना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनको लेकर ना पूछे जाते हैं, सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इसमें सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपकी प्लानिंग से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो सब कवर हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, इन सब की टाइमिंग देख लो और टाइमिंग नोट कर लो। ये फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ डेलीगेशन, ये थे पार्ट 1 के क्वेश्चन जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है नंबर को स्कोर करने के लिए, जिसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अब बात करते हैं हमारे पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली टर्म आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है और वो कहाँ से आया है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेटिन वर्ड कम्युनीस से कम्युनिकेशन बना है और कम्युनीस का मतलब होता है कॉमन। इसका मतलब ये कि मैंने तुमसे कुछ कहा और तुमने एज इट इज़ वही समझा, तो हमारे लिए चीज़ें कॉमन हो गई। यहीं से शुरुआत हुई कम्युनिकेशन की। मैंने बोला मम्मी ने आलू का पराठा बनाया है और तुमने भी वही समझा कि मम्मी ने आलू का पराठा बनाया है, तो हम दोनों के लिए ही चीज़ें कॉमन हो गई, ठीक है। हमने कॉमन अंडरस्टैंडिंग दिखा दी, वहीं से निकल के आया हमारा कम्युनिकेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बिजनेस से रिलेटेड बातें करना। अब ये रिंकी मिंकी है, ठीक है। रिंकी कह रही है यार मेरा बॉस तो बहुत ज़्यादा ही खड़ूस है, लेकिन फिर भी मुझे अपने काम को तो करना ही पड़ेगा, सेल्स टारगेट पूरे करने हैं, इतने
महीने के टारगेट मिले हुए हैं, ये काम करना है, ये काम पेंडिंग है। मिंकी बोल रही है यार मेरा भी बॉस ना बहुत ही खड़ूस है, क्या करूँ यार, मैं क्या ही करूँ, जो हमारा हेड है वो अच्छा नहीं है यार। तो ये आपस में ना बातें कर रही हैं बिजनेस से रिलेटेड। तो इसी को हमने बोल दिया बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर रिंकी मिंकी के साथ अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, आपस में एक्सप्रेस कर रहे हैं दूसरे पर्सन के साथ, ताकि बिजनेस एक्टिविटीज़ को किया जा सके। उसने बोला ना यार मुझे ना बहुत सारा काम करना है, उसने भी बोला मुझे भी बहुत सारे टारगेट मिले हुए हैं। ये भी तो बात कर सकते हैं कि ये सारी फाइलें पेंडिंग है, या फिर हमें मिलकर काम करना चाहिए, या कुछ भी, कोई से भी थॉट, कोई से भी ओपिनियन, कोई से भी आइडियाज़ जो एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, जिसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है आपस में, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर इसकी ये डेफिनेशन आपको अच्छी नहीं लग रही तो दूसरी लिखी है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, थॉट्स को शेयर करते हैं वर्क प्लेस पर या वर्क प्लेस से बाहर। ज़रूरी थोड़ी ना है कि बिजनेस की बात है बिजनेस के अंदर ही होंगी, बाहर भी तो बुराइयां कर सकते हैं बॉस की। तो किस पर्पस से हो रहा है? इंटरैक्शन के पर्पस से, ताकि इंटरैक्शन हो सके मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, इसी प्रोसेस को जहाँ पे इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, थॉट्स को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, रिंकी मिंकी की बात समझ रही है, मिंकी रिंकी की बात समझ रही है, अंडरस्टैंड किया जा रहा है, उसी प्रोसेस को हमने बोला है कम्युनिकेशन। अब जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसके क्या नेचर होते हैं, वो कैसा होता है, उसके नेचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें आइडिया एंड इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है आपस में, वो एक परवेसिव एक्टिविटी है। परवेसिव का मतलब जो हर जगह है, चाहे कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिया की हो या इंटरनेशनल हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, या लेवल टू लेवल हो, हर एक जगह चाहे कुछ भी हो, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी लेवल हो, हर जगह कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ये एक परवेसिव एक्टिविटी है जिसकी ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है, हर जगह बातें होती है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा होगा। जब तक तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे या नहीं भी करोगे, जब तक तुम जिंदा हो तब तक कम्युनिकेशन होगा, आपस में चीज़ें शेयर होंगी, कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा, थॉट्स, ओपिनियन हम शेयर करेंगे, और ये रेगुलर बेसिस पे हमें करना होगा। हमें अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करना है तो रोज़ाना बातचीत करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को शेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, आज बात कर ली, कल से मौन धारण कर लेंगे, ऐसे एक बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे एक सेंडर होता है, बात को बोलने वाला, भेजने वाला, और एक होता है रिसीवर जो बात को सुनता है, समझता है और रिस्पॉन्स करता है। इसलिए हम कम्युनिकेशन को टू वे प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, हम लिखकर लेटर के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, या ओरली भी कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी बात अभी बोलकर आपको समझा रही हूँ, या जेस्चरल फॉर्म में मतलब जैसे कि इशारों से, जैसे कि मैं जो थंब का निशान दिखाती हूँ, थंब का निशान का मतलब क्या होता है? ऑल द बेस्ट होता है कि आपका पेपर अच्छा जाए। तो जेस्चरल फॉर्म में भी हो सकती है कम्युनिकेशन, ओरल में भी हो सकती है और रिटन में भी हो सकती है। और लास्ट पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। जो कम्युनिकेशन है वो गोल को पूरा करने में मदद करता है। कम्युनिकेशन की वजह से हमारे गोल्स पूरे हो पाते हैं, हम बात कर पाते हैं, प्लानिंग कर पाते हैं, टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, डायरेक्शन दे पाते हैं, गाइडेंस दे पाते हैं, और इसकी मदद से हमारे गोल्स अचीव हो पाते हैं। और ये सब किस वजह से हुआ? सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से। हर एक कम्युनिकेशन के पीछे एक गोल छुपा हुआ होता है, चाहे हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई आइडिया को शेयर कर रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं या दे रहे हैं, हर एक चीज़ के पीछे एक गोल छुपा हुआ है और जो कम्युनिकेशन पूरा करता है। ठीक है, अब आता है किस उद्देश्य से कम्युनिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहला है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन शेयर हो हमारी बातें, हमारे ओपिनियंस, हमारे थॉट, इस वजह से हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी हो सकता है, लेवल टू लेवल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक डिपार्टमेंट ने बोला हमने माल को परचेज कर लिया है, एक डिपार्टमेंट ने बोला हमने माल को तैयार कर लिया, एक डिपार्टमेंट से बोला गया, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, उससे बोला गया माल
तैयार हो गया है, आप मार्केट में मार्केटिंग कर दो ताकि इसको सेलिंग के लिए हम भेज सकें। तो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही हैं, बातें हो रही हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है। इस वजह से ही तो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ताकि इंफॉर्मेशन को हर डिपार्टमेंट तक पहुंचाया जा सके, लेवल टू लेवल पहुंचाया जा सके, या फिर झगड़ों को रिजॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए भी कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, दो एम्प्लॉयज़ थे, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, तो यहाँ पे जो बॉस होगा ना वो उन दोनों की बात को सुनेगा, समझेगा, बहुत गहराई से सोचेगा किसकी गलती है, क्या प्रॉब्लम है, फिर दोनों पार्टीज की बात सुन के एक नतीजे पर पहुंचेगा। और ये सब किसकी वजह से हुआ? कम्युनिकेशन की वजह से। दोनों की बातें सुनी गई, समझी गई, ठीक है, उनकी बातों को सुना गया, समझा गया, उसके बाद ही झगड़ा रिजॉल्व हुआ। इस वजह से भी कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए भी कम्युनिकेशन प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि एक मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के बीच में एम्प्लॉय ने अपने आइडियाज़, अपने थॉट को शेयर कर दिया, तो वहाँ पे जो मेन पर्सन है जो मीटिंग को कंडक्ट करवा रहा है, उसने उसकी बात सुनी, एम्प्लॉय की बात सुनी, उसके आइडियाज़ तो बहुत अच्छे निकले। अब उसके आइडिया बहुत अच्छे निकले तो उसने सोचा यही हम अप्लाई करेंगे। तो कम्युनिकेशन की वजह से जब उसने अपने आइडिया को शेयर किया, तभी तो वो मेन इंसान एक बेहतर डिसीजन पर पहुँच पाया, तभी तो वो रिलेशनशिप बिल्ड कर पाया, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से। ठीक है, कम्युनिकेशन हमारे गोल्स को पूरा करने में भी मदद करता है। जैसे कि मैंने बताया, हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद उसे बताएंगे ना लोगों को कैसे तुम्हें काम करना है, टास्क को क्लियर करेंगे, ठीक है, डायरेक्शन देंगे, गाइडेंस देंगे, इन सब में कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारे एफर्ट का जो रिजल्ट होने वाला है वो होने वाला है कि हमारा गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, हम अपने बीच में ट्रस्ट, बॉन्डिंग, इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें बात करनी पड़ेगी। इन सब के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। जब दो लोग मिलते हैं ना, तो उसके पीछे कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन ही दो इंसानों को जोड़ पाता है और एक रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाता है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे रियल लाइफ में हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्टेजेस के बारे में, प्रोसेस के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। अब चाहे कुछ भी आए, चाहे स्टेजेस आ जाए, प्रोसेस आ जाए, एलिमेंट आ जाए, आपको यही लिखना है कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे मैडम बुक में तो इनकोडिंग पहले है, मैसेज बाद में है, आपने तो गलत लिखा है, पहले जाओ पढ़कर आ जाओ। तो देखो, कान चाहे इधर से पकड़ लो, कान चाहे उधर से पकड़ लो, बात बराबर ही है। ये प्रोसेस ना अलग अलग दिया जाता है, अलग अलग बुक में इधर उधर कर दिया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, क्या होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस मतलब एक पर्सन अपनी कोई बात बोल रहा है और रिसीवर जो है ना उस बात को सुन के रिस्पॉन्ड कर रहा है, समझ रहा है। तो इसी के बीच में जो जो चीज़ें हो रही हैं उसे ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, इसको अभी समझेंगे, पहले चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है सेंडर। अब सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज को कम्युनिकेट करने वाला है, जो अपनी बात को बोलने वाला है। उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, अब वो वही बात को कन्वे करना चाहते हैं ताकि रिसीवर उसकी बात सुने, समझे और नतीजे पर पहुंचे। तो सेंडर वो पर्सन हुआ जो अपनी बात को, मैसेज को कन्वे करना चाहता है। या तो वो बोलकर कर सकता है, स्पोकन वर्ड में कर सकता है, या फिर वो लिखकर कर सकता है, या फिर कुछ नॉन वर्बल क्यूज़। नॉन वर्बल क्यूज़ का मतलब अनस्पोकन वर्ड, जैसे कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, हम अपनी आंखों से भी इशारे कर देते हैं, या फिर कोई थंब हाथों से कर दिए, थंब वम दिखा दिया। ठीक है, तो कुछ होते हैं नॉन वर्बल क्यूज़, इसके थ्रू वो मैसेज को कम्युनिकेट कर सकता है। अब सेंडर का गोल यहाँ पे ये है कि वो मैसेज और इन्फॉर्मेशन को कन्वे करे रिसीवर तक। समझ में आया, सेंडर वो पर्सन है बस, और कुछ नहीं। मैसेज क्या है? मैसेज वो एक्चुअल कंटेंट है जो सेंडर के माइंड में चल रहा है, जो बात वो बोलना चाहता है वही एक्चुअल कंटेंट मैसेज है। ठीक है, वो आइडिया, वो इन्फॉर्मेशन, वो सजेशन जो सेंडर सेंड करना चाहता है उसे ही हमने बोला है मैसेज। ठीक है, अब एक सेंडर था, सेंडर के दिमाग में एक मैसेज था जिसको वो कम्युनिकेट करना चाहता था, तो इसके लिए अब उसे इनकोडिंग करनी पड़ेगी। इनकोडिंग का मतलब, अब देखो रिसीवर भाई साहब जो है वो सेंडर के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो नहीं पढ़ सकते, वो तो नहीं समझ सकते। अब यहाँ पे सेंडर को मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दिमाग की बातों को इसे वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे कुछ ना कुछ वर्ड बोलने पड़ेंगे, वर्ड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर सिम्बल्स का यूज़ करना पड़ेगा, पिक्चर्स
का यूज़ करना पड़ेगा मैसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जब ये मैसेज को एक सूटेबल फॉर्मेट दे रहा है, वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा है, चाहे वो लिख के कर रहा हो या बोल कर रहा हो, तो इसी कन्वर्टिंग प्रोसेस को हमने बोला है इनकोडिंग, ठीक है। इनकोडिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि रिसीवर तक बात पहुँचे और वो समझ सके, ठीक है। अब इनकोडिंग होने के बाद अब समझ में आ गया, इसको सेंडर को समझ में आ गया कि अब मुझे इनकोडिंग करनी है, तो इनकोडिंग के लिए एक रास्ता चुनेगा, एक मीडियम चुनेगा, एक चैनल चुनेगा। जैसे कि या तो ये फ़ोन कॉल के थ्रू रिसीवर तक बात पहुंचाएगा, या तो ये फेस टू फेस बोल के पहुंचाएगा, या ईमेल के ज़रिए पहुंचाएगा, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, या लेटर या न्यूज़पेपर के ज़रिए ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। तो ये वो रास्ता चुन रहा है, मीडियम चुन रहा है जिसके थ्रू ये मैसेज पहुंचाने वाला है अपनी टारगेट ऑडियंस तक, मतलब अपने रिसीवर तक, ठीक है। मैसेज कैसा है उस हिसाब से ये मीडियम चुनेगा, ठीक है। अगर ये कोई लेटर वगैरह है तो ये फ़ोन कॉल पे बोल के तो बोलेगा नहीं टू द प्रिंसिपल वे ऐसा तो बोलेगा नहीं ना। इसको फिर एक फॉर्मेट चुनना पड़ेगा लेटर का कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब उसने रास्ता चुन लिया तो अब वो मैसेज को बोल देगा, ठीक है। अब जब बोल देगा तो रिसीवर जो है ना उस मैसेज को डिकोड करेगा। जो मैसेज उसके पास आ रहा है ना, मैसेज यहाँ तक पहुँच गया है, रास्ते में है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया है, तो रिसीवर अब इस मैसेज को डिकोड करेगा। इसको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि सेंडर ने ये बात बोली है, मतलब सेंडर की बातों में से मीनिंग निकालने की कोशिश करेगा, सारी मीनिंगफुल चीज़ों को खींच लेगा, उस इनकोडेड मैसेज को लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा अपने दिमाग को समझाने के लिए। बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है इनकोडिंग का, ठीक है। यहाँ पे ये समझेगा अच्छा सेंडर ने ये बात बोली है, अब इसने डिकोड कर लिया, एक लैंग्वेज की फॉर्म में इसने अपने आप को समझा लिया। तो यहाँ पे वो रिसीवर वो पर्सन हो गया जिसने मैसेज को रिसीव कर लिया और वो भी डिकोड करते हुए अपने दिमाग को समझा दिया और मैसेज को अंडरस्टैंड कर लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस प्रोसेस में। उसके बाद अब ये रिस्पॉन्ड कर देगा, ठीक है, इसको समझ में आ गई चीज़ें, अब ये बोल देगा, फीडबैक दे देगा, ठीक है। मैसेज को समझने के बाद जो रिस्पॉन्स देगा ना ये सेंडर को, उसी को हमने बोला है फीडबैक। तो मैंने क्या बोला, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली। तो सबसे पहले एक सेंडर था, सेंडर ने सोचा कि मम्मी ने आलू का पराठा बनाया है, ये मैं अपने भाई को बता देता हूँ। तो इस सेंडर ने उस मैसेज को इनकोड किया, अपने दिमाग से निकाल के वर्ड्स में कन्वर्ट किया। वर्ड्स में कन्वर्ट करने के बाद इन्हें सोचा फेस टू फेस बताऊंगा, फिर इसने मैसेज को बताया, रिसीवर ने डिकोड किया इसकी बातों को कि अच्छा मम्मी ने तो आलू का पराठा बनाया, फिर इसने बोल दिया, फीडबैक दे दिया, अरे मैं आ रहा हूँ रुक, मेरे बदलेगा मत खा जाइयो, तो इसने फीडबैक दे दिया। तो यही होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर्स शब्द का मतलब क्या होता है, बैरियर्स का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है एक ऑब्स्टिकल, एक परेशानी, एक प्रॉब्लम, एक रुकावट जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में आ रही है, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस खराब हो रहा है, उसी रुकावट को हम बोलते हैं बैरियर्स, ठीक है। अब वो कितने तरीके के होते हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर को हम लैंग्वेज बैरियर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो रुकावटें आ रही हैं, दिक्कत आ रही है, वो आ रही है लैंग्वेज की वजह से। लैंग्वेज ठीक नहीं है क्योंकि लोग तो अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, अलग अलग कल्चर के होते हैं, तो ऐसे में लैंग्वेज बैरियर होना बहुत नॉर्मल सी बात है। हो सकता है जो सेंडर रिसीवर को बात पहुंचाना चाहता है उस समय उसने रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि उसकी भाषा तो उसे आती ही नहीं थी, या फिर उसने कोई डिफरेंट सिंबल का इस्तेमाल कर लिया, या फिर उसने मैसेज को ही बहुत बैडली तरह से एक्सप्रेस किया है, ठीक है। एक मतलब समझ लो कि फॉरेनर है और उसको हिंदी में बोलना है तो वो बात नहीं कर पा रहा, समझा नहीं पा रहा, तो उसने बैडली एक्सप्रेस कर दिया है, गलत सिंबल का इस्तेमाल कर दिया, रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, उसकी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है। इसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो दिक्कतें आती हैं उसे बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। फिर आता है हमारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स में क्या होता है, फिजिकल फैक्टर की वजह से, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से
कम्युनिकेशन प्रोसेस में रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उसको बोलेंगे फिजिकल बैरियर्स। ये वो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रक्शन का कारण बन रहे हैं। अब ये फिजिकल फैक्टर नेचुरल भी हो सकते हैं जो इन्वायरमेंट कर रहा है, या फिर ह्यूमन के द्वारा बनाए गए भी हो सकते हैं जो ह्यूमन कर रहा है। जैसे कि अब देखो बिजली कड़की बहुत तेज से, अब बिजली जब कड़की तो इस वजह से ना नेटवर्क डिस्टर्ब हो गए। नेटवर्क डिस्टर्ब होने की वजह से हम फ़ोन पे बात कर रहे थे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस ख़राब हो गया। या फिर सामने वाले की आवाज़ ही नहीं आ रही है, नॉइज़, पीछे उसके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार में बता दी, मैडम ने बोल दिया ये सब करके लाना है तुम्हें, तो ऐसे में स्टूडेंट को कुछ समझ ही नहीं आया। या फिर पुअर टाइमिंग हो गई, टाइमिंग बहुत गलत हो गई। या फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही वो उबासी ले रहा था, यॉर्निंग कर रहा था, उसी समय सेंडर ने अपनी बात बोल दी और यॉर्निंग लेते समय उसे बात समझ नहीं आई क्योंकि उसका फोकस यॉर्निंग में था, और यॉर्निंग आते समय थोड़ा बहुत सुनना भी कम हो जाता है, तो ऐसे में पुअर टाइमिंग रही। या फिर उसने गलत चैनल का इस्तेमाल करा, गलत माध्यम का इस्तेमाल किया, या फिर वो सेंडर रिसीवर में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, डिस्टेंस भी एक कारण बन सकता है। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, फिजिकल फैक्टर्स थे, जिनकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस ख़राब हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में। फिजियोलॉजिकल क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल का मतलब ही किससे है? ह्यूमन के ऑर्गन से, ह्यूमन की बॉडी से। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे मेंटल और इमोशनल फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को रोक रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है इसमें कि ह्यूमन जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो ऐसे में वो फोकस ही नहीं कर रहा सेंडर की बात पे, वो सुनना ही नहीं चाहता क्योंकि वो खुद टेंशन में, तो ऐसे में उसकी टेंशन क्या ही सुने। तो पर्सनल एंजाइटी भी हो सकती है, या फिर उसके पास नेगेटिव एटीट्यूड है, बहुत एटीट्यूड है, जिसकी वजह से वो सोच रहा है मैं क्यों सुनूं दूसरों की बात, मेरी सुनेंगे सब। या फिर वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है। इम्पेशेंस मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, हाँ 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 मुझे समझ में आ गया, हाँ 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 आ गया, अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, अरे आ गया आ गया, पेशेंसली सुनना ही नहीं चाहते। या फिर कोई डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी का मतलब या फिर वो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बॉडी से रिलेट करती है, उसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो रुकावटें आती हैं उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, फिर हमारा लास्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी दिक्कत होती है, ऐसी रुकावट होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आ रही है। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो खराब है, कुछ तो गड़बड़ है, या तो उसका सिस्टम में, या तो उसके पॉलिसी में, या फिर उसके कुछ स्ट्रक्चर में, या वर्क कल्चर के कारण जो रुकावटें आ रही है, कम्युनिकेशन प्रोसेस सही से नहीं हो पा रहा, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि उसका स्ट्रक्चर ही खराब है। जैसे कि उसके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा हायरार्की लेवल है, बहुत, ये एम्प्लॉय है, फिर उसका बॉस है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे बहुत सारे लेवल्स हैं। तो ऐसे में इसने कुछ कम्युनिकेट किया, यहाँ पहुँचते 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 डिले हो जाएगा। स्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा डिले कर रहा है चीज़ों को, कम्युनिकेशन प्रोसेस ही सही से नहीं हो पा रहा, या फिर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन है, इतनी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि वहाँ पे जो भी इनफॉर्मल बात है वो कम्युनिकेट ही नहीं हो पा रही, या फिर प्रॉपर टूल ही नहीं है, एक ऐसी फीडबैक सुविधा ही नहीं है जहाँ पे कोई भी जो सबऑर्डिनेट है अपनी बात को सही से रख सके। तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस में जितनी भी दिक्कतें आ रही है उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। मतलब इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिकेशन को और ज़्यादा अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन का जो फ्लो है ना वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। यहाँ पे ना मैसेज को प्रायोरिटाइज कर दो, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको सबसे पहले रखो, और जितनी भी बाद के बकवास चीज़ें हैं उनको बाद में रखो। अब कोई अर्जेंट मीटिंग चल रही है तो जितना भी इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको सबसे पहले कम्युनिकेट कर दो, तभी हम कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना, ठीक है, या फिर
एडिट एंड कंडेंस मैसेज का मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट, क्लियर या पॉइंट वाइज, जैसे कि नोट्स मैंने दे रखे हैं, ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। तो जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है। आपको पता है हम लोगों के बीच में भी अभी इस वक्त कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं रिटन फॉर्म में और ओरल फॉर्म में कम्युनिकेट कर रही हूँ आपके साथ, और चीज़ें ऐसी होनी चाहिए अगर हमें कम्युनिकेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाना है, जिसमें मेरे जो मैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो, क्लियर हो, पॉइंट वाइज हो, और जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले हो। अगर ऐसा फ्लो है कम्युनिकेशन को तो वो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है। दूसरा, फीडबैक सिस्टम ज़रूर रखना चाहिए। फीडबैक मदद करता है रिस्पॉन्स को समझने में। जैसे कि रिसीवर ने कुछ रिस्पॉन्स दिया है, फीडबैक ने हमें ये बता दिया कि रिसीवर को बात समझ में आई है, क्या जो हमने बोला था वही उसने समझा है, क्या वही उसने एक्सेप्ट किया है, क्या उसने सही डिसीजन लिया है या नहीं। तो इसलिए फीडबैक भी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव बनाता है। तो फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है। फिर आता है लैंग्वेज ऑफ मैसेज। मैसेज की जो लैंग्वेज होती है ना वो बहुत ज़्यादा ही अगर सिंपल है और क्लियर है, या फिर कुछ ऐसी टर्म्स नहीं हैं जो कि कंफ्यूज करें, अगर वैसी टर्म नहीं है, ठीक है, और वो रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग से मैच कर रही है, जो बात हमने बोली है वो उसकी समझ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि हम किसी छोटे बच्चे को बोल रहे हैं कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है वो समझाओ, 2 साल के बच्चे से पूछ रहे हैं। रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग लेवल देख के मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है। तो इससे हमारा कम्युनिकेशन और ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि जो सामने वाला इंसान है, रिसीवर है, वो एक्टिव होना चाहिए लिसनिंग में, बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए, काम होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, हर एक डिस्ट्रैक्शन से फ्री होना चाहिए। अगर वो ऐसा है और हमारी बातों को केयरफुली सुन रहा है तो हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है। फिर आता है आपस में ना ट्रस्ट और फेथ भी होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो ना हम एक्टिव कम्युनिकेशन बना सकते हैं। हमें डर नहीं होना चाहिए, विदाउट फियर के हम कोई भी सजेशन दे दें, कोई भी बात बोल दे, ऑनेस्ट तरीके से फ्री फील करे सजेशन देने में, और करेक्ट करे बिना किसी डर के। तो ऐसे में जब ट्रस्ट क्रिएट होगा, फेथ क्रिएट होगा, हम अपनी कोई भी बात को किसी से भी बोल सकते हैं। तो ऐसे में जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है मोटिवेशन। जितने भी टॉपिक करवा रही हूँ बहुत सोच समझ के ही करवा रही हूँ, इसलिए इसमें छोड़ने का तो गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ही छोड़ की चीज़ें, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को करवाया है। तो मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन वर्ड निकला कहाँ से? मोटिवेशन वर्ड निकला मोटिव से। मोटिव का मतलब वो वजह, वो कारण जिसकी वजह से हम कोई काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं मोटिव। आपको मेरी ये वीडियो देखनी पड़ रही है क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास एक मोटिव है जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिल रहा है ये वीडियो देखने की। वरना आम जिंदगी में ये वीडियो कोई नहीं देखता, कोई बोर नहीं होना चाहता। ठीक है। तो मोटिव क्या है? मोटिव का मतलब वो इनर स्टेट है एक पर्सन की, वो एक अंदर का मन, एक अंदर की स्टेट है जो उस पर्सन को एनर्जी दे रही है, एक्टिवेट कर रही है कि तुम आगे बढ़ो, तुम अपने गोल्स की तरफ बढ़ो और पूरा करो। आपको वो काम करने की वजह दे रही है, उसे ही हम मोटिव बोलते हैं। एक ऐसी फोर्स जो आपके अंदर से लग रही है, आपको धकेल रही है उस काम को करने के लिए कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि पेपर है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं मोटिव। और मोटिव से ही बनता है मोटिवेशन। मोटिवेशन ही हमें कोई काम को करने पे मजबूर करता है, एनर्जी देता है कि हमें ये काम करना चाहिए। ठीक है। उसे ही हम बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है। अब मोटिवेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि नेगेटिविटी से बाहर निकालता है। जैसे कि अगर आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, अब भाई इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं तो शायद लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, अब मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। वो नेगेटिविटी जो होती है ना मेरे मन में कि बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, एक आध
नेगेटिव कमेंट आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और फिर मन करता है छोड़ दे यार, छोड़ दे सब कुछ। तो ऐसे में उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और वो मिलता है जब सामने वाला आप लोग मोटिवेट करते हो। तो मोटिवेशन नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, जो नेगेटिविटी एक पर्सन के मन में होती है, ठीक है। ये मोटिवेशन ना विल पावर को बढ़ाता है, आपकी विल पावर, आपके काम करने की चीज़ों को बढ़ाता है, विल पावर को इन्हांस करता है, आपको एनर्जी देता है उस काम को करने के लिए, आपको बूस्ट करता है। इसलिए कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपको एक सेल्फ इस्टीम देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि आपको करना चाहिए। आपको मोटिवेशन जैसे ही मिल गया ना, आप समझ लो वो काम कर सकते हो, ठीक है। आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो, आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। आपको पता है जैसे कि अभी आपको मोटिवेशन मिला हुआ है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपने अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर दिया। मैं रील्स बाद में स्क्रॉल कर लूँगा, अभी लेकिन 2 घंटे के बाद पेपर है तो मुझे अब तो पढ़ना ही चाहिए। तो आपने अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर दिया। तो ये सब मोटिवेशन की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। इस सारी चीज़ों में फ़ायदा देता है मोटिवेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेचर के बारे में। मोटिवेशन का क्या नेचर होता है, कैसे बना होता है। तो मोटिवेशन क्या है, एक एनर्जाइजिंग फोर्स है, एक ऐसी फोर्स जो आपको धक्का दे रही है, एनर्जी लगा रही है कि तुम ये काम करो, तुमसे होगा, तुम कर सकते हो। तो इसे ही बोलते हैं मोटिवेशन। दूसरा कि एक जो मोटिव होता है ना, वो अलग अलग बिहेवियर का रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। अब वो कैसे अलग अलग बिहेवियर का रिजल्ट होगा, समझो कि जैसे कि एक ही मोटिव है, आप सबको ही एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं और पास होना है, आप सबका एक ही मोटिव है, लेकिन आप सब लोगों का बिहेवियर अलग है। कैसे अलग है, कोई वन शॉट प्रेफर कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट लिस्ट प्रेफर कर रहा है, कोई प्लेलिस्ट देख रहा है, बहुत डीपली कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा है। तो मोटिव तो एक ही है कि पेपर में पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन आपकी जो चॉइसेस हैं, आपका जो बिहेवियर है वो अलग अलग है। तो मोटिव एक हो सकता है और उसके रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं, उसका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब बिजनेस की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहती है ना, बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए उनके बिहेवियर अलग अलग हो सकते हैं। कोई डिस्काउंट ऑफर करेगी, कोई प्रोडक्ट का डेमो देगी, कोई एक्स्ट्रा फॉलोअप करेगी, कोई तगड़ी मार्केटिंग करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अब इसका उल्टा, जस्ट उल्टा, कि आप सब एक तरह से बिहेव कर रहे हो तो उसके पीछे अलग अलग मोटिव हो सकता है। जैसे कि अब आप एग्जाम्पल से समझो, आप लोग ओवर टाइम कर रहे हो, 5 लोग हो, ओवर टाइम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ही बिहेव कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इसके पीछे मोटिव अलग अलग हो सकते हैं। एक का मोटिव हो सकता है कि उसे प्रमोशन चाहिए इसलिए वो ओवर टाइम कर रहा है, एक का मोटिव हो सकता है कि उसका कुछ काम पेंडिंग है इसकी वजह से उसे ओवर टाइम करना पड़ रहा है, और एक का मोटिव हो सकता है किसी को ज़्यादा इनकम चाहिए इस वजह से वो ओवर टाइम कर रहा है। तो सेम बिहेवियर भी डिफरेंट डिफरेंट मोटिव का रिजल्ट हो सकते हैं। जो मोटिव्स होते हैं ना, वो हार्मनी और कॉन्फ्लिक्ट दोनों एराइज करते हैं। वो कैसे, अब देखो, एक पर्सन के अंदर बहुत सारे मोटिव हो सकते हैं। एक पर्सन की जैसे नीड बहुत सारी होती है ना, वैसे मोटिव भी बहुत सारे हो सकते हैं। जब एक ही पर्सन के अंदर बहुत सारे मोटिव हैं तो वो कैसे हार्मनी और कैसे कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रहे हैं। अब इसका एक मोटिव तो ये है कि इसे टीम के साथ अच्छे से मिलकर काम करना है, इसका ये चाहता है ये कि मैं टीम के साथ मिलकर अच्छे से काम करूं, लेकिन इसका दूसरा मोटिव ये है कि काम होने के बाद सारा जो श्रेय है, वो क्रेडिट है, वो मेरी तरफ जाए, बॉस मुझसे खुश हो। तो ऐसे में इसके 2 मोटिव हो गए, ये टीम के साथ मिलकर काम भी करना चाहता है और चाहता है कि मेरे पर ही श्रेय आए, मोटिव आए, क्रेडिट आए। तो ऐसे में ये दोनों मोटिव एक कॉन्फ्लिक्ट एराइज कर सकते हैं इसके काम के बीच में, इसके लगन के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिव आते भी रहते हैं, मोटिव जाते भी रहते हैं। अब तुम नए नए ऑर्गेनाइजेशन में आए हो तो तुम चाहोगे तुम्हें सैलरी मिले, थोड़े दिनों के बाद तुम चाहोगे तुम्हें प्रमोशन मिले, सिक्योरिटी मिले, और थोड़े दिन हो जाएंगे, पुराने हो जाओगे बिल्कुल ही, तो तुम चाहोगे तुम्हें रिटायरमेंट मिले। तो मोटिव जो है, वजह जो है काम करने की, वो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ठीक है। तो ये हुआ उसका नेचर। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की ना कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जो भी हमारे रिसर्चर थे, थिंकर्स थे, उन्होंने कुछ थ्योरीज डेवलप करी और अपनी बात को समझाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो आती है मैस्लो नीड हायरार्की, दूसरी आती है मैकग्रेगर पार्टिसिपेशन थ्योरी, तीसरी आती है हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ठीक है। अब इन तीनों ही थ्योरी को एक एक करके डिटेल में अच्छे से समझते हैं।
तो सबसे पहले जो आती है वो आती है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। अब इस थ्योरी के माध्यम से जो मैस्लो थे, ठीक है, जो मैस्लो थे ना, जो व्यक्ति थे, वो समझाना चाहते हैं कैसे कोई भी काम को करने के लिए एक इंसान मोटिवेट होता है। उसकी नीड्स ही पूरी होने के बाद उसे मोटिवेशन देती हैं। मतलब अगर एक इंसान की नीड्स पूरी होती जाएंगी, उसकी ज़रूरतें पूरी होती जाएंगी, तो उसे मोटिवेशन मिलता जाएगा आगे काम करने के लिए। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हो, ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, और चाहे एक रियल लाइफ पर्सन हो, एक इंडिविजुअल हो, सबसे पहले इंसान की जो ज़रूरत होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। वो चाहता है कि इसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, सबसे पहली नीड है कि उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए, तभी वो काम करने के लिए मोटिवेट होता है। तभी अगर उसकी नीड पूरी होती रहेंगी तो वो काम करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले एक नॉर्मल इंसान क्या चाहेगा कि उसे रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, यही बेसिक ज़रूरतें होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की। और एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय क्या चाहेगा, उसे बेसिक सी सैलरी मिल जाए, मिनिमम सी सैलरी मिल जाए। तो उसकी दूसरी नीड क्या होती है, अब जब पहली नीड पूरी हो गई तो वो दूसरी बार में ये चाहेगा उसे सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले। अब वो अपने जीवन को सेफ बनाना चाहेगा, सिक्योर बनाना चाहेगा। तो ऐसे में जो नॉर्मल इंसान है वो सेविंग के बारे में सोचेगा, चलो हमें बहुत महंगाई हो रही है, हमें अपने फ्यूचर के लिए भी सेव करना चाहिए। अब हम खाने को तो मिल ही रहा है, अब हम फ्यूचर के लिए भी जोड़ लेते हैं। और एक एम्प्लॉय क्या चाहेगा, अब उसे थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाए, जैसे कि पेंशन वगैरह हो गया, प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया। ऐसी चीज़ें अगर उसे मिलेंगी ना तो वो सिक्योर हो पाएगा अपनी जॉब को लेकर, ठीक है। फिर जब उसकी ये दूसरी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी तो उसकी तीसरी ज़रूरत अराइज होगी। और तीसरी ज़रूरत क्या है, सोशल नीड। अब वो ये चाहता है कि उसकी सोसाइटी से जो रिलेटेड नीड्स हैं वो पूरी हो। अब वो चाहता है चलो भाई, खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, फ्यूचर के लिए भी सेव कर लिया, अब मैं शादी कर लेता हूँ, या फिर गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ, या फिर दोस्ती कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें वो चाहता है, वो सोसाइटी से जुड़ना चाहता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो गई, या फिर उसके लिए जॉब सिक्योर भी हो गई, तो अब वो चाहता है उसके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिश्ते बने। मतलब वो कैजुअली टॉक करना चाहता है, आपस में फ्रेंड वगैरह बनाना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि ये भी काम करने में मोटिवेट करते हैं, मदद करते हैं, है ना। खुशहाल होना एक इंसान का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब उसकी सोशल नीड पूरी हो जाएगी, अब वो बढ़ेगा अपनी आगे की नीड की तरफ, स्टीम नीड की तरफ। स्टीम नीड क्या कहती है, अब ना वो बहुत ज़्यादा स्टेटस चाहता है। अब चाहता है कि लोग उसे जाने, पहचाने, समझे कि ये भी एक पर्सन है, इसका नाम ये है और ये ऐसा है। तो वो स्टेटस चाहता है। अब वो चाहता है स्टेटस को मेंटेन करना, सोसाइटी में एक स्टेटस बनाना चाहता है। जब उसने प्यार व्यार भी कर लिया तो अब वो ये चाहता है कि उसे अच्छी नौकरी या अच्छी गाड़ी मिल जाए, है ना। नॉर्मल जो इंसान है वो तो यही चाहेगा, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, एक स्टेटस हो, एक जॉब हो बढ़िया सी। और जो एम्प्लॉय है वो ये चाहेगा उसको प्रमोशन मिल जाए, प्रमोशन मिलेंगे तो लोग जानेंगे, ठीक है। या फिर उसने बहुत अच्छा काम किया है तो उसे अप्रिशिएट किया जाए, रिकॉग्नाइज कराया जाए। जब उसे प्रमोशन, स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा, लोग उसे जानने पहचानने लगेंगे, अब वो अपनी लास्ट नीड की तरफ बढ़ेगा, जो कि है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और ये वाली नीड की तरफ बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं, कुछ ही % में लोग पहुंच पाते हैं। देखो, नीड कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती एक इंसान की, ठीक है। तो यही समझाने की कोशिश करी है मैस्लो ने। जब उसकी नीड पूरी होने लगती है तो कैसे वो मोटिवेट होकर और आगे बढ़ने की सोचता है और काम करने की सोचता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अब वो अपने गोल की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, जो उसका गोल है। जैसे कि 5 साल में मैनेजर बनना चाहता था, या तो ये मैनेजर बन जाएगा या फिर उसके लिए अब मैनेजर की पोस्ट के लिए काम करेगा, ठीक है। अब ये गोल्स को पूरा करना चाहता है। ऐसी सोसाइटी में जो भी बनना चाहता था, CA बनना चाहता था, यहाँ पे या तो वो CA बन जाएगा या फिर उसके लिए काम करेगा। तो ये होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ पे ना इंसान जो है ना हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँच जाता है, अपने असली गोल की तरफ, अपने असली टैलेंट की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो ये एक पिरामिड की फॉर्म में मैस्लो ने ये नीड को समझाया है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी की, जो कि है मैकग्रेगर पार्टिसिपेशन थ्योरी। इसको देने वाले एक अमेरिकन मैनेजमेंट प्रोफेसर थे जिनका नाम था डगलस मैकग्रेगर। इन्होंने 1960 के अंदर ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के माध्यम से ये मैनेजर को समझाना चाहते थे कि फोर्स से
काम नहीं करवाया जा सकता। सिर्फ ट्रस्ट जीतने से ही लोग काम कर सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। ये मोटिवेशन की तो थ्योरी है, ठीक है। तो इन्होंने 2 सेट ऑफ कंसेप्शन को यूज़ किया था और बताया था कि एक होता है थ्योरी एक्स, एक होता है थ्योरी वाई। ये दोनों क्या होते हैं इनको अभी समझेंगे, पर मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ। उनका मानना ये था, ये कहते थे कि हर मैनेजर ना अपने एम्प्लॉय के बारे में अलग अलग सोचता है। अब एक जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में अलग अलग सोचता है, तो उसका अलग अलग बिहेवियर भी हो सकता है। कुछ को लगता है थ्योरी एक्स को अपनाओ, कुछ को लगता है थ्योरी वाई को अपनाओ। इस वजह से जो मैनेजर की परसेप्शन है, सिर्फ सोच है, वही डिसाइड करती है कि कौन सी थ्योरी सही है और कौन सी थ्योरी की वजह से जो एम्प्लॉयज़ है उनको मोटिवेट किया जा सकता है, उनको काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, उनसे काम करवाया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजर की सोच ही डिसाइड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये थ्योरी एक्स क्या है। थ्योरी एक्स ऐसी है जो ये अज्यूम करके चलती है कि लोगों को ना काम करना पसंद ही नहीं होता, वो ज़बरदस्ती करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, उनका कोई एम नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, ठीक है। उन्हें काम करना पसंद ही नहीं है, सिर्फ फोर्स से ही उनसे काम करवाया जा सकता है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन के थ्रू ही उनसे काम करवाया जा सकता है, या फिर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रेगुलेशन बनाकर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। तो थ्योरी ये अज्यूम करके चलती है कि अगर लोगों को मोटिवेट करना है काम के लिए तो उन पे पनिशमेंट दे दो, उन्हें सज़ा दे दो, स्ट्रिक्ट सुपरविजन दे दो, इसकी मदद से वो काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। थ्योरी वाई कहती है कि जो पीपल है ना वो नेचुरल वर्क करेंगे अपना, वो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होंगे, वो नए नए आइडियाज़ को, क्रिएटिविटी को लाने की कोशिश करते हैं, वो अपने पोटेंशियल को शो करते हैं, और जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं तो वो और अच्छे से काम करते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहती है दूसरी थ्योरी। अब सिर्फ और सिर्फ मैनेजर का परसेप्शन ही डिसाइड करता है कि थ्योरी वाई सही है या थ्योरी एक्स सही है, उसे कैसे ट्रीट करना है। लेकिन इन्होंने सिर्फ इतनी सी बात समझाई थी, ये जो 2 थ्योरी है इसमें मैनेजर जो है ना वो फोर्स से काम नहीं करवा सकता किसी से। ट्रस्ट अगर जीता जाए ना तभी हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं। तो ये थ्योरी बस यही चीज़ें बताती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, और हाँ इसका अप्राइजल भी पढ़ लेते हैं। मैकग्रेगर ना ये नहीं कहते कि पूरी तरह से एक्स वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में या फिर वाई वाले ही करते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है। दोनों तरह के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। इन रियलिटी दोनों तरह के लोग मिलते हैं, जिनको काम करना पसंद भी होता है, जिनको काम करना पसंद नहीं भी होता, और ये सिर्फ और सिर्फ उनके मूड पर डिसाइड करता है। इंसान का मूड ही बताता है कि अभी उसे काम करने का मन है या नहीं है, उसका एनवायरनमेंट ही बताता है उसका मन है या नहीं है, मोटिवेशन लेवल ही बताता है उसका मन है या नहीं है। अब बात करते हैं एक और थ्योरी की, मोटिवेशन, जो कि थी हर्ट्ज़बर्ग की, ठीक है। हर्ट्ज़बर्ग ने 1959 में, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर थे, समझ रहे हो ना, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं ये भाई साहब। इनका पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग, ठीक है। इन्होंने ही हर्ट्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी दी थी। इन्होंने इस थ्योरी के माध्यम से बहुत कुछ नोटिस किया और बताया लोगों को। सबसे पहले तो ये समझो, अब ना इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी, इन्होंने देखा कि ना लोग पैसा तो कमा रहे हैं भाई, लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसा कमाने के बाद भी उनका काम करने का मन नहीं है। आखिर क्यों? उन्हें बोर लगने लगता है, वो काम करना पसंद नहीं करते, क्यों? देखो सारी चीज़ें मोटिवेशन से कनेक्ट हैं, ठीक है, समझो ध्यान से। अब ये सोचने लगे, क्योंकि ये तो थिंकर हैं, ये तो रिसर्चर हैं, ये तो डेवलप करने वाले हैं हमारे लिए एक थ्योरी। तब ये सोचने लगे आखिर लोगों को क्यों काम करना नहीं पसंद, जबकि पैसा तो मिल रहा है। आखिर लोगों को किस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्यों काम करने में उन्हें बोर लगता है। तो इसी का जवाब ढूंढने के लिए इन्होंने एक रिसर्च करी, ठीक है। इन्होंने एक रिसर्च करी, रिसर्च के अंदर इन्होंने 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट से इंटरव्यू लिया, उनसे बातों को समझने की कोशिश करी। तो इंटरव्यू में इन्होंने 2 ही सवाल पूछे। पहला सवाल कि तुम खुश किस चीज़ से होते हो, तुम्हें सेटिस्फेक्शन किस चीज़ से मिलती है, और दूसरा सवाल पूछा तुम दुखी किस चीज़ से होते हो और तुम्हें डिससेटिस्फेक्शन किस चीज़ से मिलती है। ये 2 सवाल के बेसिस पर ही इन्होंने रिसर्च कर डाली पूरी, ठीक है, जिसमें यह पता लगा कि लोगों के जो आसपास का एनवायरनमेंट है, लोगों के आसपास का एनवायरनमेंट, जैसे कि उनकी सैलरी टाइम पर ना देना या ऑफिस में सफाई ना होना, ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिससेटिस्फेक्शन का कारण बनते हैं, और इसी वजह से वो दुखी होते हैं। और खुशी उन्हें तब मिलती है जब उनका प्रमोशन हो,
अचीवमेंट हो, उनकी रिकॉग्नाइजेशन, पहचान करवाई जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से वो खुश हो जाते हैं। तो इन्होंने ये बात पता लगाई कि आखिर वजह क्या है सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन की वर्क प्लेस के अंदर। यही बताती है ये थ्योरी। ये 2 फैक्टर पे बेस्ड है, 2 जॉब के फैक्टर पे बेस्ड है। एक होता है हाइजीन फैक्टर और एक होता है मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो रखा है, डिससेटिस्फाई हो रखा है और वो काम करना नहीं चाहता। तो ऐसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं हाइजीन फैक्टर। ऐसे फैक्टर जो उसके आसपास से रिलेटेड हैं, जैसे कि उसका वर्क एनवायरनमेंट क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है उसकी सैलरी, उसकी जॉब सिक्योरिटी, पॉलिसीज, वर्किंग कंडीशन, ये कुछ बाहरी थोड़ा मोड़ा ऐसा इन्वायरमेंट है उसके आसपास का जिसकी वजह से वो लोग डिससेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को निकाल देंगे, जैसे कि ऑफिस जो है ना बहुत गंदा है, इस वजह से उनका काम करने का मन ही नहीं करता, या फिर उनको सैलरी ही टाइम पे नहीं मिल रही है जिस वजह से उनका काम करने का मन नहीं करता। अगर ऐसे सारे रीजंस को, ऐसे तरह के हाइजीन फैक्टर्स को रिमूव कर देंगे ना, तो उनका जो डिससेटिस्फेक्शन लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, इनसे कोई मोटिवेशन नहीं मिला है, ध्यान रखना, इनसे कोई भी मोटिवेशन नहीं मिला है, बस डिससेटिस्फेक्शन जो था, जो काम करने का मन नहीं था, वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करते। ये अगर अपसेंट होते हैं तो इसकी वजह से डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाता है और इनके निकालने से डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता, फिर ख़त्म हो जाता है वो, और लोग मोटिवेट भी नहीं होते, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सब लिख दिया। तो ये होते हैं हाइजीन फैक्टर। लेकिन वहीं एक और फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो खुश होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें मोटिवेशन मिलता है, जिसके प्रेजेंट होने की वजह से एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स, जैसे कि अचीवमेंट, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन, एडवांसमेंट। ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से एम्प्लॉय मोटिवेट होकर और ज़्यादा काम करने के बारे में सोचता है। तो यही 2 फैक्टर को उन्होंने खंगाला, उन्होंने परखा, उन्होंने समझा और उन्होंने जाना कि अगर हाइजीन फैक्टर नहीं होंगे, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो सकता है। अगर सैलरी टाइम पर नहीं दी गई, ऑफिस साफ नहीं किया, वो डिससेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन इनसे कोई भी मोटिवेशन नहीं मिलने वाली अगर ये होंगे तो। लेकिन मोटिवेशनल फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे मोटिवेशन मिलेगी और लोग आगे काम करेंगे। तो यही थ्योरी बताती है कैसे लोगों को मोटिवेट करके आगे काम करवाया जा सकता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करती है जिससे मोटिवेशन मिलता है और लोग आगे काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे टाइप्स की तरफ। मोटिवेशन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है, वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन मैं बात कर रही हूँ अभी फाइनेंशियल मोटिवेशन के बारे में और नॉन फाइनेंशियल। ऐसा मोटिवेशन जो पैसों से मिल रहा है, फाइनेंशियल तरीके से मिल रहा है। नॉन फाइनेंशियल मतलब ऐसा मोटिवेशन जो नॉन फाइनेंशियल, जिसमें पैसा नहीं है फिर भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं, मोटिवेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है, देखो पैसे में क्या आ गया, सैलरी आ गया। जब तुम रेगुलर काम करोगे तो उसके बदले में तुम्हें पेमेंट मिलेगी। रेगुलर पेमेंट को सैलरी कहते हैं। अगर वो टाइम टू टाइम आपको दी जा रही है तो आप मोटिवेट हो गए काम करने के लिए। या फिर बोनस। बोनस क्या होती है, एक्स्ट्रा मनी होती है। जब आप कुछ अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको बोनस मिलता है, और दिवाली वगैरह पे भी मिलता है ना। तो अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको बोनस मिलेगा। इससे भी लोग और अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट होंगे। या फिर कमीशन। कमीशन का मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा सेल करवाई है तो उसके रिगार्डिंग जितनी सेल हुई है उसमें से आपको कुछ % भाग मिलेगा, उसे कमीशन बोलते हैं, है ना। अगर सेल ज़्यादा करवाओगे तो कमीशन मिलेगी। इंसेंटिव्स का मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट। अगर आपने अपने टारगेट्स को अचीव किया है तो आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। या फिर अगर आप ओवर टाइम करते हो, अगर जितने भी घंटे की वो जॉब है उससे ज़्यादा टाइम में काम कर रहे हो, उससे ज़्यादा टाइम में काम परफॉर्म कर रहे हो, एक्स्ट्रा रुक रहे हो, काम कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, तो आपको कुछ पेमेंट दी जाएगी, है ना। जिन चीज़ों से आप मोटिवेट फील करोगे और आप और काम करना चाहोगे। अब आते कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसमें पैसा इंक्लूड ही नहीं है। एप्रिशिएट करना। किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, उसे अप्रिशिएट करो, उसके लिए तालियां बजवाओ, उसके लिए पार्टी भी रख सकते हो एक स्मॉल सी, ठीक है। उसके जो उसने बेहतर परफॉर्म दिया है ना उसके लिए रिकॉग्नाइज करो उसको, उसकी पहचान करवाओ एम्प्लॉय के पास में कि ये एम्प्लॉय है, इसने बहुत अच्छा काम किया है। या फिर कंपटीशन रख दो कि आप में से जो भी जीतेगी, जो भी टीम जीतेगी उसको ये प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। या फिर एक सजेशन सिस्टम रख दो, एम्प्लॉय अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो ऐसे में वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, हमसे भी हमारे सजेशन लेती है, हमें भी अपनी फैमिली की तरह फील करती है। या फिर उनको ट्रेनिंग दे दो, डेवलपमेंट दे दो, उनके करियर को एडवांस करेंगे, उन्हें नई नई स्किल्स सिखाएंगे, उनकी नॉलेज को शार्प करेंगे, तो भी वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंसान मोटिवेट होता है और काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में।
तो अब लीडरशिप क्या होती है, ये चैप्टर बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा दिया। ठीक है, अब ये है हमारे लीडर भाई साहब। अरे डोरेमोन का भाई मत समझ लेना, लीडर हूँ लीडर, इसलिए ज़्यादा खाता हूँ। क्या समझ रहे हो मुझे तुम? ज़्यादा खाने पर टोक लगाओगे क्या? ज़्यादा खाता हूँ, लीडर हूँ लीडर, डोरेमोन का भाई नहीं हूँ। ठीक है, देखो अगर आपकी और लीडर की बात हो गई हो तो मेरी भी बात सुन लो यार। लीडर क्या होता है? लीडर एक पर्सन होता है जो कि एक टीम को इन्फ्लुएंस करने का काम, गाइड करने का काम, मोटिवेट करने का काम करता है ताकि वो गोल को पूरा कर सके। उसी इंसान को जो पूरी टीम को चला रहा है, लीड कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, उन्हें नई नई चीज़ें सिखा रहा है ताकि वो अपने गोल्स को पूरा कर सके, उसी पर्सन को हम लीडर बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को, इसी एबिलिटी को जब वो परफॉर्म कर रहा है, लीडर परफॉर्म कर रहा है, लीडरशिप क्या होती है? एक ऐसी एबिलिटी होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक लीडर अपनी टीम को चला रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, गाइड कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है पीपल को, और उन्हें मोटिवेट कर रहा है कि कॉमन गोल को अचीव किया जाए, बिजनेस के गोल को अचीव किया जाए, उनकी विलिंगनेस पावर को बढ़ा रहा है, तो उसे बोलते हैं लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप वो एबिलिटी और प्रोसेस है, और लीडर वो पर्सन है, ठीक है, जो मोटिवेट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, टीम वर्क बहुत अच्छा है, उसको अप्रिशिएट करना, इनकरेज करना, ये किसका एग्जाम्पल है? लीडरशिप का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। लीडरशिप के क्या फंक्शंस होते हैं? तो सबसे पहला फंक्शन होता है टीम वर्क डेवलप करना। देखो टीम के अंदर ना बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से है, अलग अलग कल्चर से है, तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लीडर का कि टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए, ठीक है, कॉर्पोरेशन बिठाया जाए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, हर एक टीम मेंबर एक दूसरे की बात समझे और पूरा वर्क जो है ना एक टीम वर्क की तरह डेवलप हो, उसे ही बोलते हैं डेवलप टीम वर्क। ठीक है, तो फंक्शन क्या है लीडरशिप का? कि टीम वर्क डेवलप करना, टीम को अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चलाना, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जहां लोग मिलकर काम कर रहे हों। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है लीडरशिप का? लीडरशिप में क्या होता है कि ना जो लीडर होता है ना वो रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है, रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति, मतलब ऐसा इंसान। अब वो अपने ग्रुप को, जैसे कि टीचर करती है, टीचर क्या करती है? टीचर को देखा है, वो अपनी क्लास पे अगर कोई आपदा आती है, मैं हिंदी के वर्ड ज़्यादा बोलती हूँ, कोई परेशानी आती है तो तुरंत तुरंत जाके खड़ी हो जाती है प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर और टीचरों के सामने, मेरी क्लास थी, ऐसा कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। ठीक है, तो मतलब लीडर रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है टॉप मैनेजमेंट के बीच में और अपनी टीम के बीच में, और इन दोनों के बीच में ब्रिज बन जाता है, रिप्रेजेंट करता है, अपनी टीम की बातों को यहाँ पहुँचाता है और टॉप मैनेजमेंट से जो भी ऑर्डर आता है वो यहाँ पहुँचाता है, तो रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करता है। ये ना काउंसलर भी बन जाता है कभी कभी। काउंसलर का मतलब एम्प्लॉय को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, चाहे वो टेक्निकल में हो, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ में हो, कोई भी मदद अगर उसे चाहिए तो लीडर क्या करता है? उसकी बातों को सुनता है, समझता है, उसको लीड करता है, उसे अच्छी डायरेक्शन देता है। और लीडर का काम होता है टाइम मैनेजमेंट करना। अब ऐसा नहीं है कि टास्क पूरे करने, नहीं, टास्क पूरे तो करने ही करने हैं, साथ में टाइम पर भी करने, हर एक टास्क को कंप्लीट किया जाए टाइम पर, हर एक स्टेज पर उसे चेक करना पड़ेगा काम जो है टाइमली हो रहा है या नहीं हो रहा, उसे ही बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो लीडरशिप का फंक्शन क्या है? टाइम मैनेजमेंट करना। दूसरा, पावर का अच्छे से यूज़ करना। जो भी लीडर के पास पावर है ना वो सही सोच समझ के उस पावर का इस्तेमाल करे, कोई भी गलत फैसले ना ले, अपनी पावर का गलत फ़ायदा ना उठाए। जो भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट चीज़ें होनी चाहिए उस टाइम में वो करे। जैसे कि कोई एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देना है, ठीक है, अप्रिशिएट करना है, या इनफॉर्मल तरीके से उसे बात करके समझाना है, जो भी उसे सही लग रहा है ना वो वैसा अपनी पावर का इस्तेमाल करे, ठीक है, और उन्हें सही डायरेक्शन दिखाए। तो ये सब किसके फंक्शन होते हैं? लीडरशिप के। अब बात करते हैं मैनेजरियल लीडरशिप के बारे में। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है शॉर्ट नोट में पूछ ले, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। ठीक है, जब मैनेजर लीडर का काम करता है, मैनेजर प्लस लीडर बन जाता है, अपनी टीम को गाइड करता है, अपनी टीम को चलाता है, मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, सही डायरेक्शन देता है, उसे बोलते हैं मैनेजरियल लीडरशिप। मतलब मैनेजर किसका काम कर रहा है? लीडर का काम कर रहा है। मैनेजर भी है वो और उसने लीडर का भी काम संभाल लिया, अपनी टीम को गाइड
वगैरह भी कर रहा है, तो उसको ही हम बोलते हैं मैनेजरियल लीडरशिप। ठीक है, अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक पढ़ लो या इंपॉर्टेंट समझ लो, जो समझना है आपको समझ लो। इसके कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि जो मैनेजरियल लीडरशिप होता है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। मैनेजर को आज भी अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करना है, कल भी, परसों भी, नरसों भी। ठीक है, उसे डायरेक्शन देनी है, गाइड करना है, ये सारा काम रोज का है, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। दूसरा कि ना ये अपने बिहेवियर से ही, मैनेजर अपने बिहेवियर के थ्रू ही अपनी टीम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर बहुत बढ़िया बिहेवियर है तो सारी टीम ना इसकी रिस्पेक्ट करेगी, बात मानेगी और समझेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेशन फॉर गोल, मतलब टीम मेंबर के बीच में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बिठाना, कॉर्पोरेशन बिठाना, पूरे रिलेशनशिप को बिल्ड करना कि वो एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबऑर्डिनेट अगर इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं मैनेजर को, तो ऐसे में जो मैनेजर की सक्सेस है ना वो बहुत ज़्यादा होने की चांसेस है, क्योंकि सबऑर्डिनेट सब उनके दिखाए गए रास्तों पर चल रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, सब चीज़ उनके हिसाब से कर रहे हैं, तो ऐसे में मैनेजर तो सक्सेसफुल होगा और काम भी बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। और इनका काम ये भी होता है मैनेजर का कि ये बैलेंस करके चले ऑर्गेनाइजेशन गोल के बीच में भी और प्लस पर्सनल गोल जो होते हैं एम्प्लॉयज़ के, उनके बीच में भी। एम्प्लॉयज़ खुश भी होना चाहिए, उसे सैलरी भी मिलनी चाहिए, उसे अचीवमेंट भी मिलनी चाहिए, तभी तो वो काम करेगा। तो ऐसे में यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में और पर्सनल गोल के बीच में बैलेंस बनाना ज़रूरी हो जाता है, और वो मोटिवेशन वगैरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लीडरशिप की थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहली थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहली थ्योरी थी, पहली बात तो ये थ्योरी आई क्यों? देखो, थिंकर ने कुछ थ्योरी डेवलप कर दी, वो इसलिए कर दी ताकि ये बताया जा सके उन थ्योरी के माध्यम से कि लीडर कौन होता है और कैसे बनता है। सिर्फ ये चीज़ को दिखाने के लिए कि लीडर कौन होता है, कैसे बनता है, उसके क्या काम होते हैं, इसके लिए रिसर्च करके कुछ थ्योरीज को डेवलप किया गया। एक अच्छा लीडर कौन हो सकता है, तो उसके लिए थ्योरीज बनाई गई हैं। तो सबसे पहली थ्योरी है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड का मतलब तो आप जानते ही हो, गुड क्वालिटीज़। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रेड थ्योरी क्या कहती है, नाम से ही समझो। तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि एक सक्सेसफुल लीडर वो तभी बनता है जब उसके अंदर जन्म से ही वो क्वालिटीज़ हो। गॉड ने, मतलब कि अल्लाह और भगवान ने उसको कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दी है, कुछ ऐसी पावर दी है, इंटेलिजेंस दी है, जिसकी वजह से ना वो एक सक्सेसफुल लीडर बन सकता है। वो क्वालिटीज़ उसमें पैदाइशी हैं, वो पैदा जब हुआ है ना तभी वो क्वालिटी के साथ आया है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सब उसे गॉड ने ही दी है। इसके हिसाब से ही वो सक्सेसफुल लीडर बन सकता है। वो जन्म से ही उसके पास क्वालिटीज़ है। ठीक है, ये थ्योरी बस यही कहती है कि सक्सेसफुल लीडर वही हुआ जिसके पास वो क्वालिटीज़ है। बट इस थ्योरी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ऐसा कुछ नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि जन्म से ही क्वालिटी हो। यहाँ पे लोग चीज़ें सीख कर भी आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल बढ़ सकते हैं। और ये भी नहीं है हमारे पास कोई लिस्ट हो उन गुणों की जो उनके पास होते हैं, सक्सेसफुल लीडर के पास होते हैं। तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड लिस्ट भी नहीं है, ट्रेड्स की, गुणों की लिस्ट भी नहीं है जिसकी वजह से हमें पता लग पाए ये गुण होंगे तो एक सक्सेसफुल लीडर बन जाएगा। ऐसा भी नहीं होता। तो ये थ्योरी बस यही बताती है। नेक्स्ट थ्योरी है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है कि भाई यहाँ गुणों के हिसाब से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे काम चलेगा। वो सक्सेसफुल लीडर तभी कहलाएगा कि वो बिहेव कैसे कर रहा है, वो उसका बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पे बस फोकस किया गया है बिहेव पर कि आखिर वो कैसे बिहेव करता है, यही बताता है कि वो सक्सेसफुल बनेगा या नहीं बनेगा। उसके ट्रेड्स नहीं बताएंगे कि वो सक्सेसफुल बनेगा या नहीं, सिर्फ उसका बिहेवियर बताएगा कि वो लीडर बिहेव कैसे करता है अपने टीम मेंबर्स के साथ। ठीक है, अब देखो बहुत सारी रिसर्च की गई, रिसर्च करने के बाद ही ये थ्योरी को डेवलप किया गया। और जो अंदर के ट्रेड्स थे, अंदर के जो इनर ट्रेड्स थे कि भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा कुछ क्वालिटीज़ दी गई है, उन सबको इग्नोर किया गया। ये थ्योरी एक्सेप्ट ही नहीं की। उसके बाद ये बोला गया सिर्फ उसके एक्शंस ही बताएंगे कि वो सक्सेसफुल बनेगा या नहीं बनेगा। यूएसए की एक स्टेट है जिसका नाम है मिशिगन। ठीक है, इसने स्टडी करी, बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करी। उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता लगा जो लीडर्स होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है एम्प्लॉय सेंटर, जो एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हो, और एक होता है प्रोडक्शन सेंटर। एम्प्लॉय सेंटर का मतलब जो एम्प्लॉयज़ के वेलबींग के बारे में सोचते हो, उनका ख्याल रखते हो, उन्हें डिसीजन में इंक्लूड करते हो, उनका सपोर्ट करते हो, उन्हें मोटिवेट करते हो, ऐसे लीडर्स को बोलते हैं एम्प्लॉय सेंटर।
और अगर ऐसे लीडर्स होते हैं ना तभी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं और हाई परफॉर्मेंस के साथ हैप्पी भी कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को और काम भी ज़्यादा करवा सकते हैं। उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग ये बोला गया, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्शन सेंटर लीडर होते हैं ना वो ना सिर्फ और सिर्फ टास्क पर फोकस करते हैं, कामों पर फोकस करते हैं, टूल्स पर फोकस करते हैं। वो ख्याल नहीं रखते एम्प्लॉयज़ का, उनके वेलबींग के बारे में नहीं सोचते। उन्हें सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ टास्क के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे में ये वाला तरीका ज़्यादा सही नहीं है। इस तरीके को ज़्यादा सही बताया गया है कि अगर तुम ये चीज़ करते हो तो तुम एक सक्सेसफुल लीडर हो, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी आती है सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। जैसे कि नाम से हमें क्लियर हो जाना चाहिए, लीडरशिप की ये जो थ्योरी है वो ये कहती है लीडर सक्सेसफुल तभी बनता है, तभी बनेगा जब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना सीख ले। उसे पता हो किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे चलना है। देखो हर लीडर हर सिचुएशन में इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता ना। हर सिचुएशन के लिए अलग अलग लीडर्स इफ़ेक्टिव हो सकते हैं और वो इफ़ेक्टिवनेस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लीडर की जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक होती है कि लीडर और मेंबर्स के बीच में, मतलब लीडर और फॉलोअर के बीच में क्या रिलेशन है। अगर बहुत अच्छा रिलेशन है, ट्रस्ट है, बॉन्डिंग है, उनकी सब चीज़ें अच्छी है तो हो सकता है वो लीडर इफ़ेक्टिव हो। और टास्क का जो स्ट्रक्चर है, टास्क का स्ट्रक्चर का मतलब काम कितना ज़्यादा क्लियर है, कितना तरीके से क्लियर तरीके से फॉर्मेट वाइज में लिखा गया है, रूटीन में क्या क्या करना है, सब कुछ फिक्स्ड पैटर्न है। तो ये भी अगर जब वो ये सारी चीज़ें बताएगा तो भी उसे इफेक्टिव लीडर बताया जा सकता है, या उसकी पावर का वो सही तरीके से यूज़ करे। ऑफिशियल अथॉरिटी उसे कितनी मिली है, ठीक है, वो कितने डिसीजन ले सकता है, वो रिवॉर्ड दे सकता है, अप्रिशिएट कर सकता है नहीं, ये सारी चीज़ें बताती है कि लीडर इफेक्टिव है या नहीं। और ये किसने बताया था? फिडलर ने बताया था। फिडलर कौन है? फादर हैं इस थ्योरी के, ठीक है। उनके मॉडल के हिसाब से लीडर की इफेक्टिवनेस सिर्फ 3 चीज़ों पे निर्भर करती है, तभी पता लगता है कि वो इफेक्टिव है या नहीं। बस इस थ्योरी में यही बताया गया है कि सिचुएशन के अलग अलग होने के हिसाब से जो लीडर है ना उसे भी अलग अलग स्टाइल के साथ सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। अब वो स्टाइल कौन से होते हैं, उन स्टाइल के बारे में पढ़ते हैं। लीडरशिप के 3 स्टाइल होते हैं। सबसे पहला होता है ऑटोक्रेटिक, जिसका नाम ये भी है। तो इसमें क्या होता है, पावर जो होती है ना वो लीडर के हाथ में है, ठीक है। यहाँ पे ना पावरफुल है लीडर। अब ये एम्प्लॉय पे स्ट्रिक्ट सुपरविजन करेगा, उनको पनिशमेंट देगा, काम करवाएगा, स्ट्रिक्टली काम करवाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। अपने हुक्म इन पर थोपेगा और इनको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में पावर इसी के हाथ में थी। ऐसे में क्या होगा, अब जो काम करने वाले हैं वो खुश नहीं हो पाएंगे, उनका मोरल गिर जाएगा, उन्हें फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी, एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाई होने लगेंगे, उनकी इफ़िशियंसी ख़त्म हो जाएगी, इनोवेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ से कोई फ्यूचर लीडर भी ना बने। तो एक स्टाइल तो ये होता है। लेकिन इसके फ़ायदे भी होते हैं। वो कैसे? अगर सबॉर्डिनेट्स एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो ऐसे में उनको गाइड करने के लिए, चलाने के लिए एक सेंट्रलाइज पावर तो होनी ही चाहिए ताकि उन्हें सही रास्ता दिखा सके। तो हर एक स्टाइल के अपने एडवांटेज हैं और अपने डिसएडवांटेज हैं। दूसरा स्टाइल क्या कहता है? दूसरा स्टाइल कहता है कि इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग करो। इंक्लूसिव का मतलब अपने डिसीजन में सबको शामिल करो, ठीक है। जब तुम सबसे पार्टिसिपेट करवाते हो, सबकी बातों को, सजेशंस को सुनते हो, तो ऐसे में ना एम्प्लॉयज़ खुश होते हैं, उनका मोरल बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, ठीक है। और ऐसे केस में ना जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तभी तो वो काम कर पा रहे हैं, ठीक है। उनके सजेशंस को इनकरेज करो, उनको पूरी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाओ। तो इससे जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, उन्हें लगने लगेगा यार ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी है, ये जो लीडर है कितना अच्छा है, हमें हमारी फैमिली की तरह ट्रीट करता है, हमें समझता है, यार ये तो बहुत अच्छा पर्सन है। तो ऐसे में मोटिवेशन मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन हाई होती है, ठीक है। और तीसरा एक और स्टाइल होता है लीडरशिप का, वो होता है कि पूरी तरीके से अथॉरिटी को बांट दो सबके अंदर, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम बहुत सारी दे दी है हमने कि तुम अपने अपने डिसीजन ले सकते हो। टीम मेंबर को बोल दिया कि तुम डिसाइड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फ्रीडम देने के बाद, सबको अथॉरिटी बांटने के बाद, डेलीगेट करना मतलब बांट देना, ठीक है। अपनी पावर को बांटने के बाद उन पे ही छोड़ दी सारे काम, ठीक है, अब तुम कर सकते हो। तो ऐसे में ये सिचुएशन तभी काम में आएगी जब बहुत ज़्यादा ही समझदार एम्प्लॉय हैं, वेल ट्रेंड हैं, उनके पास बहुत सारी नॉलेज है, तब तो ये बात ठीक है। और साथ ही साथ इसकी लिमिटेशंस भी यही है कि सब अपनी अपनी चलाने लगेंगे, अपनी अपनी मर्जी करने लगेंगे, तो कन्फ्यूजन, चाओस, लैक ऑफ डायरेक्शन ही गलत होने लगेगी, बढ़ जाएगी, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 स्टाइल होते हैं लीडरशिप के। अब बात करते हैं कि एक इफेक्टिव लीडर के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले जो एक लीडर होना चाहिए वो मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए।
जब वो फिट होगा, जब उसके अंदर एनर्जी होगी, स्टैमिना होगा, तभी तो वो एक टीम को लीड कर पाएगा, तभी तो वो एक टीम को चला पाएगा, है ना। दूसरा आता है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब वो अपनी ना सबॉर्डिनेट के नज़रिए से सोच के देखे, उनकी फीलिंग्स में ढल जाए, उनकी बात को सुने, समझे, इमोशन और सिचुएशन को फील कर पाए, तो उसे बोलते हैं एम्पैथी। तो लीडर ऐसा भी होना चाहिए जो सबॉर्डिनेट के नज़रिए से सोच रहा है। वो ना बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा तभी तो गाइड कर पाएगा, कॉन्फिडेंट के साथ चीज़ों को समझा पाएगा, सिचुएशंस को, चैलेंजेस को हैंडल कर पाएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। वो ना अदर के जो ओपिनियंस हैं उसके बारे में, लोग क्या सोचते हैं वो भी याद रखे, उसे पता हो कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ताकि वो ना उस सिचुएशन में से अपने वीक पॉइंट्स को, अपनी स्ट्रेंथ का पता लगा के उसको या तो करेक्ट कर पाए या फिर वो सामने वाले को अच्छे से गाइड कर पाए और सही रास्ते पर लेकर आ जाए। ये चीज़ होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। लास्ट आता है नॉलेज और इंटेलिजेंस। नॉलेज और इंटेलिजेंस भी उसके पास होनी चाहिए, हर एक चीज़ की, ह्यूमन बिहेवियर की, इंसान क्या सोचता है, किस बारे में सोचता है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ग्रुप कैसे रिएक्ट कर रहा है, ग्रुप कैसे बिहेव कर रहा है, ये सब बातें उसे पता होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज भी उसके पास होनी चाहिए, कि इतनी अच्छी नॉलेज और इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सके, समझ सके। तो ये होती है एक इफेक्टिव लीडर की क्वालिटीज़। अब बात करते हैं टीम बिल्डिंग के बारे में। टीम बिल्डिंग क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, फिर भी इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, लेकिन समझाती हूँ। टीम को बिल्ड करना, देखो अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग पावर है, सबका अलग अलग है। तो ऐसे में एक टीम को खड़ी करना, शेप देना, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर पाए, स्मूथ फंक्शन कर पाए, उसको शेप देना ही टीम बिल्डिंग कहलाता है। ठीक है, अब एक जो समझदार व्यक्ति है, लीडर है, वो टीम को बिल्ड कर पाएगा और कम्युनिकेशन को, ट्रस्ट को, अंडरस्टैंडिंग को, कोलैबोरेशन को अपने मेंबर के बीच में अप्लाई करवा पाएगा। ठीक है, सब चीज़ इफेक्टिव होने लगेगा अगर टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी हुई है, ताकि वो एक कॉमन गोल के लिए काम कर सके। ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग थिंकिंग वाले लोग थे, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे, तो ऐसे में क्या किया, एक दूसरे को समझना, ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग बढ़ाना एंड प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करवाना शुरू कर दिया टीम बिल्डिंग के थ्रू। ठीक है, ताकि वो एक कॉमन गोल के लिए काम कर सके। ठीक है, अब ना टीम बिल्डिंग के लिए भी ना कुछ अप्रोचेस दी गई है। बहुत सारे रिसर्चर ने ये देखा कि ग्रुप बना लेना काफ़ी नहीं होता। अब ग्रुप को स्मूथ चलाने के लिए, उन्हें मिलकर काम करने के लिए, उनको ट्रेन और गाइड करने के लिए कुछ अप्रोचेस का होना ज़रूरी है। तो कुछ अप्रोचेस बनाई गई। तो सबसे पहली अप्रोच होती है टीम बिल्डिंग की, जौहरी विंडो अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें ये एक ना साइकोलॉजिकल टूल है। इसमें ना ये सिखाया जाता है इंसानों को, एम्प्लॉयज़ को, टीम मेंबर को ये बताया जाता है कि तुम ओपनली अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर एक्सप्रेस करोगे, अपनी बात कहोगे, तभी तो एक अच्छी टीम बन पाएगी। ठीक है, तो अपनी फीलिंग तुम शेयर कर सकते हो, अपने रिएक्शंस तुम शेयर कर सकते हो, सब चीज़ शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम ये सारी चीज़ें करते हो तो एक ट्रस्ट क्रिएट होता है और एक अच्छी टीम बिल्डिंग होती है। दूसरी अप्रोच क्या कहती है कि तुम्हारे पास नेगोशिएशन स्किल्स भी होनी चाहिए। मतलब इस अप्रोच में ना टीम मेंबर एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, नेगोशिएट करें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को शेयर करें, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करें, दिखाएं। ऐसा करने से भी एक अच्छी टीम पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि टीम के अंदर ना रोल डिसाइड होनी चाहिए। एक टीम को शेप देने का काम कर रहा है, एक टीम को मॉनिटर कर रहा है, एक वर्कर है, एक कोऑर्डिनेटर है। ये सारे रोल डिसाइड करना, रोल देना, ताकि टीम वर्क स्मूथ तरीके से हो सके, ये भी एक अप्रोच होती है टीम बिल्डिंग की। एक और अप्रोच है मॉडिफिकेशन अप्रोच, जिसमें हम जो बिहेवियर होता है ना, एम्प्लॉय का बिहेवियर, वो एम्प्लॉय का बिहेवियर को ऑब्जर्व करके वो अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, ताकि एक अच्छी टीम को बिल्ड किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी कुछ अप्रोचेस थी। अब बात करते हैं मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि इस पिक्चर के थ्रू समझिए। ये जो पर्सन है ना, ये मार्केट में जाता है, मार्केट में बहुत अच्छे से डीप स्टडी करने के बाद, एनालाइज करने के बाद इससे समझ में आता है कि मार्केट में ना किसी चीज़, प्रोडक्ट की ना कमी है। ये देखता है कि इस प्रोडक्ट की कमी है। ठीक है, इसको समझ में आता है लोग किस चीज़ से परेशान है। इस वक्त उन्हें वीडियो नहीं मिल रही, तो वन शॉट इसे बनानी चाहिए, इसको ऐसा लगता है। ठीक है, इन्हें जो बच्चे हैं ना, उसको वन शॉट देनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में इसने अच्छे से डीप एनालाइज कर लिया, स्टडी कर ली, मार्केट में जाने के बाद, रिसर्च करने के बाद उस प्रोडक्ट को और सर्विस को ये बनाएगा। बनाने के बाद उसके रिगार्डिंग ये एडवर्टीजमेंट देगा, टीवी पर, न्यूज़पेपर पर ऐड दिखाएगा, उसको प्रमोट करेगा, उनके साथ बहुत सारे ऑफर देगा। ऑफर देने के बाद
सारी चीज़ें करेगा, ठीक है, डिस्काउंट देगा, सैंपल्स देगा, प्रमोट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा। जब वो प्रमोट करने की कोशिश करेगा फिर उसकी सेलिंग भी करेगा। सेलिंग करने के बाद जब सेल हो जाएगा तो उसे आफ्टर सेल सर्विसेज देनी पड़ेगी, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा पूरी तरीके से, कस्टमर खुश होना चाहिए, ठीक है। बस इसी प्रोसेस को हमने बोल दिया है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेलिंग करना नहीं है, इसके अंदर हर एक एक्टिविटी आ जाती है पूरी, शुरुआत से लेकर एंड तक, जहाँ पे हमने मार्केट रिसर्च की और वहाँ एंड किया कस्टमर को सेटिस्फाई करने पर। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना कि कंज्यूमर की क्या नीड है, वो क्या चाहता है, उसको फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डेवलप कर देना। जब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बन जाती है तो उसे फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचाकर उनकी स्पेसिफिक नीड्स को और वांट्स को पूरा करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में रखे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरीके से अच्छे से यूज़ करके लोगों को सेटिस्फाई कर सके। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केटिंग। समझ में आया मार्केटिंग किसे कहते हैं? तो अब इसके फीचर के बारे में बात करते हैं। तो मार्केटिंग के क्या फीचर है? सबसे पहले एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आज तुमने ट्रेंड देख लिया, समझ लिया, उसके बाद तुम कभी समझोगे ही नहीं, कभी रिसर्च ही नहीं करोगे। आज एडवर्टाइजमेंट कर ली, कल नहीं करोगे, ठीक है। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तो एडवर्टाइजिंग बार बार करती रहनी पड़ेगी, ऐसी सेलिंग भी बार बार करती रहनी पड़ेगी, अपने सामान को भी बार बार प्रमोट करना पड़ेगा और कस्टमर को बार बार भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। मार्केटिंग का मेन मुद्दा, उसने रिसर्च करी, इतनी मेहनत करी, इतना पैसा लगाया, इतने कैंपेन चलाए, ये सब किया क्यों? ताकि वो वही प्रोडक्ट बना सके जो कस्टमर चाहता है और फिर कस्टमर को एंड तक आते आते सेटिस्फाई कर सके, खुश कर सके, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक उस मार्केट में रह सके। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए मार्केटिंग की जाती है। ये एक तरह का एक्सचेंज मैकेनिज्म है। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पे बायर तो पैसे दे देगा, सेलर अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज दे देगा, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये एक एक्सचेंज मैकेनिज्म की तरह काम करता है। मार्केट ऑफरिंग का मतलब मार्केट में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं, उनका सेल किया जाता है और बायर को सेटिस्फाई किया जाता है, उसे ही बोलते हैं मार्केट ऑफरिंग। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो होता है मार्केट रिसर्च करना। ये किस पे बेस्ड होता है? मार्केटिंग बेस्ड ही मार्केट रिसर्च पे होता है। इसकी स्टार्टिंग ही मार्केट रिसर्च से होती है कि एक पर्सन बहुत अच्छे से, जो मार्केटर होता है ना, बहुत अच्छे से डीपली एनालाइज करके, रिसर्च करके समझने की कोशिश करता है कस्टमर क्या चाहता है। तो ये सारे किसके फीचर थे? मार्केटिंग के फीचर थे। आप थोड़ा इसके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंसेस तो ये है, सेलिंग और मार्केटिंग की तुम डेफिनेशन ही लिख दो कि सेलिंग क्या होता है? प्रोडक्ट को सेल करना सेलिंग कहलाते हैं। मार्केटिंग का मतलब रिसर्च करना, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बना के फिर उसको बेचना, एडवर्टीजमेंट करना, प्रमोटिंग करना और एंड में कस्टमर को सेटिस्फाई ज़रूर करना, इसी चीज़ को कहते हैं मार्केटिंग, ठीक है। ये सेल ओरिएंटेड है। सेल ओरिएंटेड का मतलब सेल को पूरा करने वाला, और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे फोकस करता है, प्रॉफिट को जनरेट करने की सोचता है। और प्रॉफिट कैसे होगा? जब लोग सेटिस्फाई होंगे। लोग सेटिस्फाई होंगे तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे, रिटेन रहेंगे और वो लंबे समय तक हमसे ही प्रोडक्ट खरीदेंगे क्योंकि हम उनकी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसका जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पर है, और इसका जो फोकस है वो ये है कि लोगों की नीड्स पूरी हो, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म की प्लानिंग के लिए, जैसे कि आज हमें पैसा कमाना है, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक हमें पैसा कमाना है, इसके लिए हम सेलिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है जो शॉर्ट टर्म के लिए की गई है। लेकिन जब हमें बहुत लंबे समय तक गुडविल बनानी है, बहुत लंबे समय तक मार्केट में खड़े रहना है, तो ऐसे में उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो ऐसे में ये क्या है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ये ना पुश स्ट्रैटेजी है। पुश स्ट्रैटेजी का मतलब यहाँ पे सामान को धकेलना पड़ता है कि सामान खरीदो, सामान खरीदो, सामान खरीदो। लेकिन पुल स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि कस्टमर आपकी तरफ खुद ही खिंचा आएगा, ठीक है। और वो कैसे खिंचा आएगा? क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। अगर ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो वो आपकी सामान की तरफ आएगा, यहाँ पे आपको सामान को धकेलना नहीं पड़ेगा। तो ये एक पुल स्ट्रैटेजी है। और जबकि सेलिंग में आपको अपने सामान को भेड़ना पड़ता है, खरीदो खरीदो खरीदो, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को प्रोड्यूस करा जाता है और सेल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों को सेटिस्फाई किया जाता है। यहाँ पे इसका मोटिव होता है कि हाई से हाई सेल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच सके। लेकिन यहाँ पे फोकस होता है ब्रांड की इमेज बनाई जा सके। ब्रांड की इमेज कैसे बनेगी? जब हम लोगों को खुश करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ब्रांड के बारे में लोग कैसे जानेंगे? जब वो खुश होंगे। ब्रांड के बारे में लोग कैसे अवेयर होंगे? जब वो खुश होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक सेल पर्सन का एग्जाम्पल लिखा है, वो प्रोडक्ट बेच रहा है कस्टमर को, उसे बोलेंगे सेलिंग। और इसमें हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ये किसका हिस्सा है? मार्केटिंग का, ठीक है।
अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि है मार्केटिंग कंसेप्ट। तो मार्केटिंग कंसेप्ट में कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। पहले के जो बिजनेसेस होते थे वो ये मान के चलते थे कि कंज्यूमर जो है ना सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट खरीदता है, ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा लो हो, उसी प्रोडक्ट को खरीदने में विश्वास रखता है। लोगों के पास उतना पैसा तो हुआ नहीं करता था उस ज़माने में, पुराने ज़माने में। तो ऐसे में ना वो सिर्फ और सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट खरीदते थे। तो बिजनेसेस ये मान के चलते थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान देना है, हमारा फोकस होना चाहिए मास प्रोडक्शन पर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करो। क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होने वाला, क्योंकि कंज्यूमर खुद सस्ता प्रोडक्ट चाहता है। अगर ऐसे में हम क्वालिटी पे ध्यान देने लगेंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस करो। जब वो प्रोडक्शन कंसेप्ट को फॉलो करता था और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता था तो इससे प्रोडक्शन इफिशियंसी भी बढ़ जाती थी और लार्ज एरिया कवर भी हो जाता था। ठीक है, फिर आया प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या, अब बिजनेसेस ये मान के चलने लग गए कि जो हमारा कंज्यूमर है ना वो क्वालिटी के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हो जाता है। उसे क्वालिटी चाहिए होती है प्रोडक्ट की, उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, पैकेजिंग अच्छी लगती है, तो ऐसे में वो एक्स्ट्रा पेमेंट करता है। तो कंज्यूमर किसके फेवर में रहते हैं, प्रोडक्ट के डिज़ाइन, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के फीचर के फेवर में रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा पेमेंट भी देते हैं। तो बिजनेसेस ने ये बिलीव करा कि हमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कंज्यूमर के लिए क्वालिटी ऑफर कर रहा हो। ठीक है, बट अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक कंपनी थी, उसने बिस्किट बनाने पर ध्यान दिया, बिस्किट बहुत अच्छी ब्रांड का बिस्किट बनाया, अच्छी पैकेजिंग करी, अच्छे इंग्रेडिएंट का यूज़ करा, लेकिन वो ये भूल गई कि अगर वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही नहीं हुआ कंज्यूमर की, तो वो क्यों परचेज करेगा, भले क्वालिटी कितनी सी भी कितनी ज़्यादा ही अच्छी क्यों ना हो। जब वो चाहता ही नहीं है वो प्रोडक्ट खरीदना तो क्यों खरीदेगा भाई, तुम कितनी भी अच्छी क्वालिटी बना लो। ठीक है, फिर आया हमारा सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि देखो भाई, चाहे तुम प्रोडक्शन पे फोकस कर लो या चाहे तुम अच्छी से अच्छी क्वालिटी बना लो, लेकिन उसका करोगे क्या अगर वो बिकेगा ही नहीं तो तुम्हें बेचने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें सेल्स को क्रिएट करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हो, प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करके, जैसे ऑफर चला सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, सैम्पल दे सकते हो, या फिर बाय वन गेट वन फ्री दे सकते हो। ऐसे करके तुम कंज्यूमर को कन्विंस कर सकते हो उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं, जैसे साइबर मंडे हो गया, ब्लैक फ्राइडे हो गया, जिसमें डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए। और आपने देखा होगा जो पिज़्ज़ा वाली दुकानें होती हैं वो फ्राइडे के दिन ना एक बड़े पिज़्ज़ा पे एक छोटा पिज़्ज़ा फ्री देती हैं। तो ये सेल्स को जनरेट करने की टेक्निक्स है, प्रमोशनल टूल्स हैं, जिसकी वजह से सेल्स बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आया हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है सेल्स को बढ़ाने पर फोकस करोगे ना तो लोग परेशान हो जाएंगे। परेशान इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आप ज़बरदस्ती अब उन्हें अपना सामान बेचना चाहते हो, वो सामान अच्छा है या नहीं उससे मतलब नहीं है, आप सिर्फ सेलिंग 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 पर फोकस कर रहे हो। तो ऐसे में आया हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि ना सबसे पहले तो हमने जैसे कि मार्केटिंग की डेफिनेशन में ही समझ लिया कि मार्केटिंग ना लोगों की नीड को, वांट को सेटिस्फाई करता है, उन्हें पूरी तरीके से खुश करता है, उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें होती है और उनको पूरी तरीके से एंड में सेटिस्फाई किया जाता है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि कंज्यूमर को खुश करो, उसके वांट पर फोकस करो। अगर तुम उनकी इच्छाओं को पूरा करोगे ना तो अपने आप तुम ग्रो करोगे। ठीक है, बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। तो इस कंसेप्ट के अंदर यही बोला गया है कि ना कंज्यूमर की वांट को फाइंड आउट करो, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो। ठीक है, जिससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम यहाँ पे आएगा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, फिर आता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहता है भाई देखो, चलो ठीक है भाई तुमने कंज्यूमर को खुश कर दिया, लेकिन सोसाइटी के बारे में क्या, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। अब तुम कंज्यूमर को खुश कर रहे हो, उसके लिए अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो और हमारी सोसाइटी को गंदा कर रहे हो, अपने फैक्ट्री का गंद हमारी नदियों में फेंक रहे हो, है ना, हमारे एयर पोल्यूशन कर रहे हो, है ना, यहाँ के लोगों को नौकरियां नहीं दे रहे हो, तुम तो वीआईपी लोगों को ही रख रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि तुम अपना प्रॉफिट तो कमाओ, साथ में कस्टमर को खुश करो ही करो, प्लस सोशल वेलफेयर भी करो, सोसाइटी का फ़ायदा भी करो। ठीक है, तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि तुम कंपनी के प्रॉफिट को भी बैलेंस करके चलो, कंज्यूमर को भी सेटिस्फाई करके चलो और सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी बनाए रखो। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ प्रोड्यूस करो, क्योंकि तभी तुम्हारा बिजनेस स्टैंड कर पाएगा सोसाइटी के अंदर। तो ये कुछ कंसेप्ट थे मार्केटिंग के। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम कैसे मार्केटिंग कंसेप्ट के
अंदर बदलाव आते गए, कैसे चेंजेस आते गए। तो अभी हमने बात कर ही ली है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी 1 मिनट के रिकैप में मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे चेंजेस आते गए, कैसे कैसे बदलाव हुआ, कैसे इवॉल्व होते गए मार्केटिंग कंसेप्ट। तो सबसे पहला, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 1880 में ना हमारा आया प्रोडक्शन कंसेप्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ फोकस करता था ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था अगर क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहे थे। फिर हमारा आया प्रोडक्ट कंसेप्ट कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी रखो, ऐसे में बिकेगा। लेकिन वहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम आ गई, सेलिंग पर तुम फोकस ही नहीं कर रहे हो। तो फिर 1920 से 1950 के बीच में सेलिंग कंसेप्ट आया, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल के ऊपर फोकस करने लग गए। फिर ये भी फेल हो गया। फिर धीरे धीरे और इवॉल्व हुई मार्केटिंग। फिर मार्केटिंग कंसेप्ट आया जिसके अंदर हम लोगों को खुश करने लगे, उनकी वांट को, नीड को सेटिस्फाई करने लग गए, ठीक है, जो कब से कब तक चला, 1950 से 1970 के बीच तक चला। फिर आया हमारा सोसाइटल कंसेप्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आज की डेट में चलता है और बहुत सारे बिजनेसेस इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे तो सोसाइटी उस बिजनेस के बारे में नहीं सोचेगी, इसलिए उसको बेनिफिट देना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में हमारा चल रहा है सोसाइटल कंसेप्ट, जहाँ पर वो प्रॉफिट को, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई भी करते हैं और सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। तो ऐसे इवोल्यूशन होता गया, इन टाइम पीरियड के बीच में ये चीज़ें बदलती चली गई, ठीक है। फिर आता है हमारा मार्केटिंग मिक्स। क्या होता है, जैसे देखो मिक्सचर होती है ना, नमकीन जो होती है मिक्सचर, उसमें मूंगफली का दाना भी होता है, चने की दाल भी होती है, बेसन भी होता है, तो वो सब मिक्सचर बहुत सारी चीज़ों से बनी है ना। तो मार्केटिंग मिक्स ना ऐसा मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं मार्केटिंग के, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स क्या है, ये ना टूल्स है, मार्केटिंग के टूल्स जो मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करते हैं, उसी को बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। या फिर एलिमेंट्स भी हम इनको बोलते हैं, ये मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मार्केटिंग मिक्स ना टूल्स है मार्केटिंग के। एक टूल है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, और 3 पीस और होते हैं, ये 4 पीस हैं, इनको हम 4 पीस कहते हैं, ठीक है। 4 पीस मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस आते हैं, ठीक है। अब इनको एक एक करके समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले मार्केटिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आप किस चीज़ को प्रमोट करोगे, किस चीज़ को सेल करोगे, तो आपके पास ना एक प्रोडक्ट होना चाहिए आपका, जिसके लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो, उसे ही आप गुड एंड सर्विसेज कह देते हो, ठीक है। तो आपका वो प्रोडक्ट होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन सेल के लिए ऑफर करती है। सबसे पहले तो वो ये देखती है कि लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, उस नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद वैसे ही वो चीज़ को प्रोड्यूस करती है और उन नीड्स को पूरा करती है। तो ऐसे में मार्केटिंग करने के लिए आपके पास एक प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है। या तो आप कोई भी नया प्रोडक्ट बनाओ, या फिर अगर आपका कोई पुराना प्रोडक्ट है तो उसमें ही कुछ इम्प्रूवमेंट करो, या फिर पैकेजिंग करो, अच्छी ब्रांडिंग करो, ठीक है, और लोगों को ऑफर करो। तो सबसे पहला टूल हो गया मार्केटिंग मिक्स का प्रोडक्ट, ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरा हो गया प्राइस। देखो चलो ठीक है, मान लिया तुमने प्रोडक्ट भी ले लिया, तो प्रोडक्ट का कुछ प्राइस भी तो होना चाहिए, उसकी कुछ कीमत भी तो होनी चाहिए, जिसके बदले में कस्टमर आपको पे करेगा। उस प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से जो अमाउंट रखा जाता है उसे ही हम बोलते हैं प्राइस, ठीक है। प्राइस वो मनी होती है जो कंज्यूमर को पे करनी होती है उस प्रोडक्ट के बदले में, ठीक है। उस प्रोडक्ट की वैल्यू को हमने बोल दिया प्राइस। और वो किस हिसाब से सेट किया जाता है, कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन को रखते हुए प्राइस को सेट करती है कि उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आई है प्लस हमारा क्या प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से वो प्राइस सेट करती है। तो ये होता है दूसरा पी, मतलब दूसरा टूल मार्केटिंग मिक्स का, ठीक है। फिर आता है तीसरा होता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है, चलो मान लिया तुमने प्रोडक्ट भी ले आए, उसका प्राइस भी रख दिया, अब उसको प्रमोट भी तो करोगे, लोगों को राजी भी तो करोगे उसको खरीदने के लिए। तो प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन का मतलब प्रोडक्ट को प्रमोट करना, चाहे तुम सेलिंग करके कर सकते हो, टीवी पर ऐड देके, न्यूज़पेपर में ऐड देके, एडवर्टीजमेंट देके कर सकते हो, या उसके बारे में कम्युनिकेट करके ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, या बाय वन गेट वन देकर, सैम्पलिंग कर कर, प्रीमियम देकर उस प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए आप कह सकते हो। तो ये प्रमोशन में आप प्रमोट कर रहे हो ताकि जो लोग हैं ना वो आपके प्रोडक्ट की तरफ परस्यूड हो, राजी हो खरीदने के लिए। फिर आता है चौथा पी, जो कि है प्लेस। अब मान लिया तुम्हारे पास प्रोडक्ट भी है, प्राइस भी है, प्रमोशन भी तुमने कर दिया, लेकिन अब दोगे भी तो अब वो कौन से चैनल्स के थ्रू दोगे, कौन से मीडियम के थ्रू दोगे, कौन सी प्लेस पर दोगे, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चुनना पड़ेगा, मतलब आपको
आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाना है, कोई ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, या फिर आपको रिटेल स्टोर्स पे प्रोवाइड कराना है, ऑफलाइन प्रोवाइड करना है, वो वाले चैनल चुनोगे आप, ठीक है। और लॉजिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जितने भी लॉजिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे कि वेयर हाउसिंग करना, इंश्योरेंस करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सब के बारे में भी आप ध्यान रखोगे। क्योंकि देखो, आपने सामान बना लिया, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए भी तो आपके पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप सामान को स्टोर करोगे। तो आपके पास वेयर हाउस होना चाहिए कि कल को कोई भी ऑर्डर आता है तो हम वेयर हाउस में से सामान को निकाल के दे देंगे। और अगर आपने उस सामान का इंश्योरेंस ही नहीं करवाया तो वो तो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, उसमें आग भी लग सकती है, जल सकता है। तो ऐसे में आपको इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब लोगों ने ऑर्डर कर दिया तो ट्रांसपोर्टेशन का तो सहारा लोगे ही आप उसको भिजवाने के लिए। तो लॉजिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज़ करते हैं। तो ये होता है हमारा 4th P, ठीक है। तो समझ में आ गया मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट कौन से हैं, 4 टूल कौन से हैं जिसकी वजह से मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, जैसे एक इंसान की लाइफ होती है ना, वैसे एक प्रोडक्ट की भी लाइफ होती है। हर एक की लाइफ साइकिल होती है कि वो कब आएगा, कब ख़त्म हो जाएगा, है ना। वैसी प्रोडक्ट की होती है। तो वही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट के अंदर। तो वो होता है सबसे पहले उसको इंट्रोडक्शन, मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। धीरे 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 लोग उसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पर उसकी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होने लगती है। क्योंकि अब देखो, अब पूरा भरोसा तो है नहीं कस्टमर का उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो धीरे धीरे लोग लेते हैं, समझते हैं, अवेयर होते हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे सेल्स बढ़ती है उस प्रोडक्ट की। और फिर ना लोग इतना जान लेते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, जहाँ पर सेल मैच्योर हो जाती है, हाई हो जाती है। अब वो प्रोडक्ट अपनी पहचान बना चुका है मार्केट के अंदर, लोग जानते हैं, अच्छी खासी सेल उसकी हो रही है। और एक वक्त ऐसा आता है कि धीरे धीरे उसकी सेल्स घट जाती है, ठीक है। तो ये होती है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। पहले वो धीरे धीरे मार्केट में आता है, उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो मैच्योर हो जाता है, और उसके बाद उसकी सेल बिल्कुल ही घट जाती है। तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो चलिए इन्हीं 4 स्टेज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आती है इंट्रोडक्शन स्टेज। इस वाली स्टेज के अंदर प्रोडक्ट को न्यू लॉन्च किया गया है मार्केट के अंदर, उसका इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है। इस समय जो सेल्स है ना, बहुत ज़्यादा ही लो है प्रोडक्ट की, क्योंकि उसके बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं है। यहाँ पे ना एफर्ट्स, मार्केटिंग एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। काफ़ी ऑफर देने पड़ते हैं, डिस्काउंट देने पड़ते हैं, सैम्पल दिखाने पड़ते हैं, प्रीमियम देने पड़ते हैं, ताकि लोग उसके बारे में जाने, उससे अवेयर हो, उसे ख़रीदना स्टार्ट कर दे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है 2007 में जब सबसे पहले आईफोन आया था, तो लोग उसके बारे में इतना नहीं जानते थे। तब उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज चल रही थी, ठीक है। वो धीरे धीरे मार्केट में आ जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर आती है उसकी ग्रोथ स्टेज, जहाँ पर ना वो धीरे धीरे ना पॉपुलैरिटी हासिल कर लेता है, और उसकी स्पीड ना तेज़ी से के साथ बढ़ने लगती है। अब लोगों ने उसके बारे में जानना स्टार्ट कर दिया है, लोग समझ चुके हैं ये प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, यूज़ करके भी देख लिया है। तो यहाँ पे धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, और ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे ना लोग ना ब्रांड के साथ अवेयर हो जाते हैं, ये किस ब्रांड का है। और फिर अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो कस्टमर लॉयल हो जाता है उस ब्रांड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस भी हो जाती है, और कस्टमर की लॉयल्टी भी बन जाती है उस ब्रांड की तरफ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने नाइक के शूज़ के बारे में लिखा है कि वो धीरे धीरे आए थे, इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद उसकी ग्रोथ हो गई थी, लोग उसकी ब्रांड को जानने लग गए, नाइक को जानने लगे सिर्फ और सिर्फ स्नेकर शूज़ की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे वो ग्रोथ हो चुका था, उसने पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। फिर उसके बाद आता है मैच्योरिटी पीरियड, जहाँ पे प्रोडक्ट मैच्योर हो जाता है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पर होता है, जहाँ पे उसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल हो रही है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर लिया है, और उसने अपनी एक पहचान बना ली है। अब देखो, इतनी सारी काली कलर की पेप्सी आती है, ठीक है, बहुत सारी आती है, लेकिन आज के टाइम पे हम कोका कोला को देखकर ही बता सकते हैं ये अलग प्रोडक्ट है, ये कोको कोला है, कोको कोला, ये उसने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया है बहुत सारे अनदर प्रोडक्ट के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कोको कोला मैच्योरिटी पीरियड तक पहुंच चुका है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक प्रोडक्ट की जो सेल है ना वो गिरने लगती है। जैसे कि जो एप्पल का फर्स्ट आईफोन आया था, अब उसकी डिमांड नहीं होती, अब तो बहुत सारे नए नए फीचर के साथ नए नए फ़ोन आ रहे हैं एप्पल के। तो ऐसे में वो जो फर्स्ट आईफोन आया था उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं होती। तो एक समय आया जब उसकी डिमांड बढ़ी, ग्रोथ हुई, मैच्योर हुआ, अब उसकी डिमांड घट गई। तो यहाँ पे ना लोगों की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो बदल गई, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, या फिर अब ना नए नए कॉम्पिटिटर आ गए, जिसकी वजह से ना उनकी जो डिमांड है ना बिल्कुल बदल जाएगी, वो प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे ही नहीं। जैसे कि एप्पल फर्स्ट आईफोन की डिमांड अब ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो ये होती है डिक्लाइन स्टेज, तो इसे ही बोलते हैं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्राइस डिटर्मिनेशन मेथड। देखो, कोई भी कंपनी जो होती है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कैसे डिटरमाइन करती है, कैसे सेट करती है, कैसे प्राइसिंग
प्राइसिंग रखती है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो 3 मेथड होते हैं प्राइसिंग के। एक प्रोडक्ट के प्राइस सेट करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है कॉस्ट ओरिएंटेड, एक होता है डिमांड ओरिएंटेड, एक होता है कंपटीशन ओरिएंटेड। तो सबसे पहले ये जानो कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। कॉस्ट से ही समझ जाओ कितनी कॉस्ट आई है। उसके हिसाब से जब हम कॉस्ट को कवर करते हुए प्लस अपने प्रॉफिट को, मार्जिन को सेट करते हुए जब हम प्राइस को सेट कर रहे हैं कॉस्ट को देखते हुए, तो उसे बोलते हैं कॉस्ट ओरिएंटेड। जब हम ये देखकर प्राइस सेट करते हैं कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे में जो प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं प्रोडक्ट के। तो उसकी डिमांड देखकर हम कौन से प्राइस सेट कर रहे हैं। और तीसरा, अपने कॉम्पिटिटर को देखकर प्राइस सेट करना कि हमारे कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइस रखा है, क्योंकि हम उससे कंपटीशन कर रहे हैं। अब उसको देखेंगे नहीं तो हम शायद बिजनेस में हार भी सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके होते हैं प्राइस को सेट करने के। तो चलिए धीरे धीरे करके अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, तो इसमें 2 आते हैं कॉस्ट प्लस और टारगेट प्रॉफिट। इसमें भी 2 आते हैं डिफरेंशियल एंड परसीव्ड वैल्यू, और इसमें एक ही आता है गोइंग रेट। इन सब के बारे में ना डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग के बारे में। डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग का मतलब डिमांड के बेसिस पर कैसे प्रोडक्ट के प्राइस सेट हो रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है डिफरेंशियल प्राइसिंग। अब ये क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे सिनेमा हॉल्स होते हैं, एयरलाइन टिकट्स होती है, रेलवे की टिकट होती है, एंड वक्त पे अपने प्राइस को हाई कर देते हैं। मतलब अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, वो भी सेम प्रोडक्ट के लिए। टिकट तो वही है, सेम है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग पैसा चार्ज कर रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? वो देख पा रहे हैं कि ये जो कस्टमर है जिसको एंड वक्त पर जाना है, इमरजेंसी है, अब ऐसे में उसे ऑप्शन ही नहीं है तो खरीदना ही पड़ेगा टिकट को। तो ऐसे में वो विलिंग टू पे है, वो ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है कस्टमर। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो डिफरेंशियल प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो हायर प्राइस को सेट करके ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू चार्ज करते हैं। ठीक है, और वो पे करेंगे, ये बात उन्हें मालूम ही है। तो यही मैंने लिखा है कि कंपनी क्या करती है, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करती है, वो भी सेम प्रोडक्ट के लिए और वो भी डिफरेंट कस्टमर से। एग्जाम्पल के लिए मैंने सिनेमा हॉल्स, एयरलाइन लिख दिया। फिर आता है हमारा परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू का मतलब एक ऐसा प्राइस सेट करना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो उसकी वैल्यू को बताता हो। मतलब उस प्रोडक्ट की कीमत कितनी है उसके हिसाब से प्राइस को सेट करना। अब 1 रुपए की माचिस जो होती है उसके लिए 10 रुपए देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। ठीक है, ऐसी गोल्ड की कीमत की वैल्यू के हिसाब से गोल्ड की कीमत डिसाइड करना। अब इतना महंगा है, इतना प्रीशियस है, तो ऑब्वियसली उसकी कीमत महंगी ही होने वाली है। तो मतलब एक ऐसा प्राइस सेट करना जो उसकी वर्थ के हिसाब से हो, उसकी कीमत के हिसाब से हो, कि कस्टमर को लगना चाहिए कि अगर हम इतने पैसे दे रहे हैं तो ये बिल्कुल वर्थ इट है, उसे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। इस तरीके से प्राइस को सेट किया जाना चाहिए। जो एप्पल होता है, एप्पल की जो प्रीमियम प्राइसिंग है उसमें ना कस्टमर बुरा नहीं मानेगा, वो सेटिस्फाई होगा, उसे पता होगा क्योंकि एप्पल हमें उस हद तक फीचर दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, उस प्रोडक्ट की वर्थ है उतनी, तभी तो हम उसके लिए प्राइस पे करने के लिए उतने ज़्यादा तैयार हैं। तो जब हम कस्टमर के माइंड में जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू है उसके हिसाब से प्राइस को चार्ज करते हैं, उसे बोलते हैं परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग का मतलब उसको बनाने में कितना खर्च आया है उसके हिसाब से प्राइस को सेट करना। तो सबसे पहले आते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, हम ना टोटल ये देख के चलते हैं जितना भी उसमें कॉस्ट लगी है। एक कंपनी क्या करेगी, एक तो कुछ फिक्स्ड खर्चे भर रही होगी, जैसे कि अगर वो प्रोडक्ट को बनाती है तो फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ती है, उसे रेंट देना पड़ता है, चाहे वो प्रोडक्ट बनाए ना बनाए वो रेंट तो देगी ही देगी कंपनी का, और शायद उसे सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो ऐसे में कुछ खर्चे तो होते हैं फिक्स्ड और कुछ होते वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो प्रोडक्ट को बनाने में आ रहे हैं, जैसे उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो 30 रुपये खर्चा है। ठीक है, फिर उसको बेचने में खर्चा आया 4 रुपये का। फिर जिन चैनल का इस्तेमाल
करके हमने बेचा, उसके लिए अलग खर्चा आया। ठीक है, तो जब हम इन सारे ही खर्चों को, फिक्स्ड कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ लेते हैं, सारे खर्चों को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसमें अपना प्रॉफिट जो हमें चाहिए उस प्रोडक्ट से, जैसे कि हमने पहले ये सारे खर्चों को जोड़ के बना लिया, 40 रुपये आया। ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट 40 थी, फिर हमने उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ लिया 10 रुपये। तो अब उसको हम कितने रुपए में सेल करेंगे? 50 रुपये में सेल करेंगे और 10 रुपये हमारा प्रॉफिट होने वाला है। तो इसके हिसाब से प्राइस को हमने सेट किया 50 रुपये। ठीक है, देखो अब बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस और टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पे और नहीं आएगा, यहाँ पे एंड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो टॉपिक है, दो टॉपिक आपस में कनेक्टेड करके समझा रखे हैं, तो ध्यान से समझो। देखो इसमें प्राइस कैसे सेट किया जाता है, ध्यान से समझोगे ना तो ही ये टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि ये मुझे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हल्का सा टफ सा लगता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, एक कंपनी क्या करती है, सबसे पहले ब्रेक इवन एनालिसिस करती है। ब्रेक इवन एनालिसिस करने के बाद उसे ये पता लग जाता है कि उसे आखिर कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी जिससे वो अपना खर्चा जो प्रोडक्ट बनाने में हुआ है वो कवर कर सके। जैसे कि उसने 500 रुपये का खर्चा किया है प्रोडक्ट को बनाने में, उसने रेंट वगैरह दिया है, 500 रुपये तक का उसका खर्चा आया है। तो अब उसे ये पता करना पड़ेगा आखिर मुझे कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी जो मेरे 500 रुपये के बराबर आ जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से वो ब्रेक इवन एनालिसिस करती है, जो कि फॉर्मूले में पुट करती है। देखो यहाँ पे वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट लिख देगी, फिर वो कितने रुपए में उस प्रोडक्ट को बेच रही है वो लिख देगी, और उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कॉस्ट आई है वो लिख देगी। जब ये सब करेगी ना तो उससे हमें यूनिट्स पता लग जाएंगी कि आखिर उसे कितनी यूनिट सेल करनी है कि वो अपने 500 रुपये को कवर कर सके। ठीक है, जो उसने लगाए थे, तो इससे यह पता लग जाएगा कि कितनी यूनिट सेल करने पर हमारे 500 रुपये कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमें यह पता लग जाता है कि आखिर अगर हमें अपने खर्चे को पूरा करना है तो कितनी रेवेन्यू कमानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो टोटल सेल्स रेवेन्यू होती है टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाती है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, क्योंकि अभी उसने सिर्फ अपना खर्चा ही कवर किया है, और वो उसने किससे पता लगाया है? ब्रेक इवन एनालिसिस से। ठीक है, अब जैसे ही उसने ये पता लगा लिया कि उसे कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे 500 रुपये को कवर करने के लिए, ऐसे में वो मल्टीपल ऑप्शंस उसके पास आ जाएंगे कि अच्छा वो इतनी यूनिट बेचेगी तो इतना प्रॉफिट जनरेट होगा, इतनी यूनिट बेचेगी तो इतना प्रॉफिट जनरेट होगा, और अगर इतने प्राइस पे बेचेगी तो इतना प्रॉफिट जनरेट होगा, अगर इतने प्राइस पे बेचेगी तो इतना प्रॉफिट जनरेट होगा। ये सारी बातें ना उसे अब समझ में आ गई हैं। तो अब वो क्या करेगी? अपना टारगेट प्रॉफिट सेट करेगी। अब वो सोचेगी चलो हमारा जो डिज़ायर प्रॉफिट है, जो 5,000 रुपये हमें कमाने हैं। ठीक है, उसने अपना एक प्रॉफिट सेट किया कि हमें इस महीने में 5,000 तो कमाने ही कमाने। हमें पता लग गया ब्रेक इवन एनालिसिस से कितनी यूनिट सेल करके हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे वो प्राइस सेट करेगी कि हम 20 रुपये के उससे बेचें या 30 रुपये के उससे बेचें कि हमारा जो 5,000 का प्रॉफिट है वो हम पूरा कर पाएँ। ठीक है, और आखिर कितनी यूनिट सेल करें 20 रुपये के हिसाब से तो 5,000 रुपये पूरे कर पाएँ, आखिर कितनी यूनिट सेल करें 30 रुपये के हिसाब से तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट हम कमा पाएँ। तो इससे बस हमें यही पता लगने को मिलता है कि कितनी यूनिट सेल करनी है, कितने प्राइस पर, जो हमें हमारे डिज़ायर प्रॉफिट तक पहुँचाएगी। ठीक है, समझ में आया? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटर को देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, गोइंग रेट क्या है, क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है, उसके हिसाब से हम एडजस्ट करके अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख लेते हैं। जैसे कि हम मैकडोनल्ड ने क्या देखा, मैकडोनल्ड ने देखा कि ना कितना मार्केट में रेट चल रहा है बर्गर का, बर्गर किंग कितने का दे रहा है, KFC कितने का दे रहा है, फिर इन सब के प्राइस को एनालाइज करके उसने अपने बर्गर का प्राइस सेट कर लिया। और ये बहुत ज़्यादा इजी होता है इम्प्लीमेंट करने में, और इससे प्राइस कंपटीशन जो होता है ना वो भी रिड्यूस हो पाता है। ठीक है, तो ये एक और तरीका होता है प्राइस को सेट करने में। अब बात करते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, एक बिजनेस को चलाने के लिए या किसी घर को चलाने के लिए, हर एक चीज़ को चलाने के लिए हमें चाहिए होता है पैसा। पैसा ही किसी भी चीज़ को चलाने के काम आता है। अब बिजनेस को मार्केट में स्टैंड करना है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, और अगर आपको पैसे का मैनेजमेंट नहीं आता तो आपके डूबने में ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए हर एक बिजनेस को पैसे की मैनेजमेंट करना, सही से
से आनी चाहिए, क्योंकि ये आगे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे हर एक डिसीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए एक बिजनेस फंड की, पैसे की, फाइनेंस की, मनी की मैनेजमेंट करता है। उसमें पैसे को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना एंड मॉनिटर करना, ताकि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सके। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करी जाती है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हमें 4 चीज़ें करनी पड़ती हैं। हमें सबसे पहले तो एस्टिमेट करना पड़ता है। एस्टिमेट करने का मतलब कि हमारे बिजनेस को कितने रुपए की ज़रूरत है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा इस बिजनेस को चाहिए। जब ये एस्टिमेट निकाल लेता है, अब उस पैसे को अरेंज करने के बारे में सोचता है। देखो, बिजनेसेस में अब पैसा अरेंज कैसे किया जाए, या तो वो लोन ले सकता है, या फिर वो शेयर को इशू करके शेयर होल्डर से पैसा ले सकता है, या फिर वो डिबेंचर इशू करके डिबेंचर होल्डर से पैसा ले सकता है। तो वो ये देखेगा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेनिफिशियल क्या चीज़ है, लोन लेके इंटरेस्ट पे करना है या शेयर होल्डर से मनी को लेना है, आखिर उसे किस में सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। वो आगे के बारे में बहुत डिटेल में और अच्छे से सोचेगा, और उसे जो सा भी रास्ता अच्छा लगेगा, जो भी रास्ता अच्छा लगेगा ना, वो वहाँ से पैसे को अरेंज करने के बारे में सोचेगा, या फिर खुद की कैपिटल लगा लेगा, या फिर वो शेयर होल्डर से शेयर इशू कर देगा। ठीक है, तो अब उसने अरेंज कर लिया, पैसे को अरेंज कर लिया। उसके बाद अब ये पैसे को बहुत सही तरीके से यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज करने का मतलब अपने रोज़मर्रा को काम को करने के लिए पैसे को लगाना। अब उसने पैसा किसी चीज़ के लिए तो लिया होगा, या तो उसे मशीनरी परचेज करनी पड़ी होगी, या फिर किसी एक प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाना होगा, या प्रोजेक्ट बी में पैसा लगाना होगा। तो उसे प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाने होंगे, इस वजह से उसने मनी को अरेंज किया था। अब वो ये देखेगा प्रोजेक्ट ए सबसे ज़्यादा फायदा दे रहा है, या प्रोजेक्ट बी सबसे ज़्यादा फायदा दे रहा है, हमें रिटर्न कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा दे रहा है, वो भी कितने टाइम में दे रहा है, हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस प्रोजेक्ट से होने वाले हैं, या मशीन खरीद लूँ, कौन सी इन्वेस्टमेंट करूँ जिससे हमारा जो फंड है ना प्रॉपर यूटिलाइज हो सके। तो उसने देख लिया प्रोजेक्ट ए ना हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला है, वो भी कम टाइम के अंदर अंदर हमें बहुत फ़ायदा होगा, तो चलो पैसे को इसी में इन्वेस्ट किया जाता है। तो प्रॉपर फंड को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, अब उससे उसको प्रॉफिट आएगा, सरप्लस आएगा। अब वो सरप्लस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में बांट देगा, शेयर होल्डर को दे देगा, उसका फ़ायदा हो जाएगा, एम्प्लॉय का फ़ायदा हो जाएगा। बस इसी प्रोसेस को, मनी को कैसे अरेंज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, फिर सरप्लस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब पैसों की मैनेजमेंट करना। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। कॉस्ट को कंट्रोल करना भी आता है, जैसे सबसे कम खर्चे किए जाए ताकि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। फाइनेंस को ना पूरी 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 तरीके से मैनेज करना ही ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है, हमने पैसे की मैनेजमेंट इसलिए की ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को जनरेट कर सके। अब प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जब हमने ये देखा कि प्रोजेक्ट ए हमें ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिट कैपेसिटी बढ़ रही है, तो हमने वहाँ पैसा लगा दिया, इसलिए हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया। बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया। हमें बेस्ट आउटपुट चाहिए था, हमें पता लग गया ना कि अगर हम मशीनरी में पैसा लगाते तो ज़्यादा फायदा नहीं देने वाली, कौन सा बेस्ट आउटपुट होने वाला है, हमने वहां पैसा लगा दिया, हमारे प्राइस लेवल भी अचीव हो गए। तो इसी को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने से प्रॉफिट का मैक्सिमाइज होना। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं कि हमने बहुत सस्ता सा रॉ मटेरियल खरीदा है, उससे हम प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम कम खर्चा कर रहे हैं, पैसों की अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। ठीक है, या फिर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हाई मार्जिन हो, जिसमें हाई मार्जिन सेट हो और हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये सब किस लिए किया जा रहा है, ये सब सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए किया जा रहा है। और कौन कर रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, मतलब इस केस में जो शेयर की वैल्यू होती है ना वो बढ़ जाती है, शेयर की कीमतें बढ़ जाती हैं। पता लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वो अच्छा कमा रही है, और यहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा शेयर होल्डर को वो भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर की वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब कि वो कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उसकी शेयर की वैल्यू भी ज़्यादा है और लोगों को ज़्यादा डिविडेंड देने वाली है। तो ऐसे में ना ज़्यादा लोग उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ खिंचते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, वो भी इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये कंपनी हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने वाली है। तो ऐसे में जब वेल्थ मैक्सिमाइज कर लेती है ना एक कंपनी, तो उसकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है वो अलग। ठीक है, वो अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन ले पाती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी कर
पाती है। फाइनेंशियल डिसीजन लेने का मतलब कि वो कॉस्ट को कंट्रोल कर पाती है, टाइम पर लोगों को डिविडेंड दे पाती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाती है, सारी चीज़ें वो कर पाती है। इसलिए वेल्थ का मैक्सिमाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें, वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ी हुई देखकर आप पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मदद से पॉसिबल है। फिर आता है हमारा कि लिक्विड एसेट को मेंटेन करना। अब हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजनेसेस के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, आए दिन हमें पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में लिक्विड एसेट को मेंटेन करके चलना, जब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया होगा ना, तो हमें पता होगा कि हमारे पास कितने लिक्विड एसेट्स रखे हुए हैं कि आने वाली ज़रूरतों को हम तुरंत से पूरा कर सके। जैसे कल को स्टाफ की सैलरी देनी है और हमारे पास कैश नहीं है, पैसा नहीं है, तो ऐसे में कैसे देंगे? तो यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम ना आए, हम हमारे हर एक ऑब्लिगेशन को पूरा कर सके, इसलिए हम लिक्विड एसेट्स को मेंटेन करके चलते हैं। और ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से। और लिक्विड एसेट क्या होते हैं? जो ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर, जैसे कि हमारे बॉन्ड हो गए, स्टॉक हो गए, अक्रूड इनकम जो कहीं से मिलने वाली है, कैश ऑन हैंड हो गए, बैंक डिपॉजिट हो गए, ये सब किसका पार्ट है? लिक्विड एसेट का पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विटी शेयर के बारे में और प्रेफरेंस शेयर के बारे में। शेयर का मतलब तो समझते हो, वो डॉक्यूमेंट जिसको इशू करके लोगों में इशू करके बेचा जाता है, फिर वो कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं और फिर वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो कंपनी के पास ना ऐसे बहुत अलग अलग तरह के शेयर होते हैं, जिसमें से एक का नाम है इक्विटी शेयर और एक का नाम है प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं वो बन जाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं वो बन जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। अब इन दोनों के ही ना अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। ठीक है, जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं उनके पास फायदा भी बहुत सारा है और रिस्क भी बहुत सारा है। ऐसी प्रेफरेंस शेयर के पास भी फायदा भी ज़्यादा है और इनके पास रिस्क जो होता है ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर के हिसाब से कम होता है। चलिए आपस में पढ़ते हैं ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, कैसे इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफंड ऑफ कैपिटल पे। इन दोनों ने ही बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है और कल को अगर कंपनी बंद हो गई तो सबसे पहले ना कंपनी जो भी उसके पास प्रॉफिट है ना, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी। सबसे पहली प्रायोरिटी ये देगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसके पास बचेगा बिजनेस के पास, उसमें से अगर ये देना चाहेगी तो ही ये इक्विटी शेयर होल्डर को देती है। ठीक है, अब बात करते हैं रिफंड ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब जो कंपनी रेगुलर प्रॉफिट कमा रही है उसमें से कुछ हिस्सा ये देती है, क्योंकि ये शेयर होल्डर हैं, ये मालिक हैं, तो इनको भी तो प्रॉफिट देना पड़ेगा ना कंपनी का। तो ऐसे में जब ये डिविडेंड देती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है, फिर उसमें से जो बचता है ना वो देती है ये इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, फिर बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे फायदा ये है कि अगर कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट कमा रही है तो उसमें से कुछ ही अमाउंट, कुछ ही परसेंटेज इसको देगी, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचेगा वो सारा इसके पास आएगा। ठीक है, तो ये फायदे हैं, इसके नुकसान भी बहुत है और फायदे भी बहुत हैं। फिर बात करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में, किस रेट पर दिया जाएगा। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया, यहाँ पे रेट फिक्स्ड होगी, 9% पे हम तुम्हें प्रॉफिट देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी रेट फिक्स नहीं है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि इनको कितना डिविडेंड देना है, कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वोटिंग के। इनके पास वोटिंग का अधिकार होता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुन सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं ना कंपनी के अंदर, ये ना उसके लिए वोट दे सकते हैं। लेकिन इन पे कोई वोटिंग राइट नहीं है, इन्हें सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस में ही वोटिंग राइट दिया जाएगा, वरना इनका इतना ज़्यादा हक नहीं है। ये आधे मालिक हैं और ये पूरे मालिक हैं उस कंपनी के। ठीक है, बात आई रिडम्पशन की। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? अपने ही दिए गए शेयर को कंपनी वापस ले रही है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके तो शेयर रिडीम हो जाते हैं, कंपनी उन्हें पैसा वापस कर देती है। ठीक है, लेकिन इनको नहीं करती। इनके बदले में ये क्या कर सकती है? बाय बैक कर सकती है। बाय बैक करने का मतलब जो कंपनी ने इनको शेयर बेचे हैं ना, उनसे दोबारा से खरीद सकती है, लेकिन उसके बदले का पैसा ये वापस नहीं करेगी। ठीक है, कंपनी इनसे ना इनके शेयर खरीद सकती है लेकिन पैसे को वापस नहीं कर सकती, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इक्विटी शेयर होल्डर के और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के। अब बात करते हैं लीज फाइनेंसिंग के बारे में। बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? सबसे पहले तो लीज का मतलब समझो। लीज का मतलब होता है एक एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपना एसेट दे देती है। यह है ओनर, इसके पास मशीन है प्रोडक्शन की, इसने क्या करा, अपनी मशीन को इसको उधार पे दे दिया और इसके बदले में वो इससे बोला है कि तुम इसके बदले में रेंट दो और तुम्हारा इस पर राइट है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो और प्रोडक्शन कर सकते हो। देखो हुआ क्या कि इनको ना
जो यहाँ पे हैं ये वाले, इनको ना मशीन खरीदनी थी प्रोडक्शन के लिए। मशीन आ रही थी 10 लाख रुपए की, अब खरीदना बहुत मुश्किल था, इन पे पास 10 लाख रुपए ही नहीं थे। तो ऐसे में ये जो लीजिंग कंपनियां होती हैं जो अपने एसेट को रेंट पर देती हैं, उनसे इन्होंने मशीन ले ली। ठीक है, अब इनको 25,000 रुपये महीने का रेंट भरना है, इसे 2 साल के लिए मशीन चाहिए थी, इन्होंने ले ली 25,000 रुपये के रेंट से। ठीक है, तो लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? लीज फाइनेंसिंग का मतलब जहाँ पर ओनर ऑफ द एसेट ने अपना एसेट किसको दे दिया? दूसरे पार्टी को दे दिया, उसको राइट दे दिया कि तुम इसको यूज़ कर सकते हो, और इसके बदले में वो उनसे रेंट चार्ज कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। ठीक है, यहाँ पे वही सब मैंने यहाँ पे लिखा है, जो ओनर होता है उसे बोलते हैं लेजर, और जिस पार्टी को दिया है उसे बोलते हैं लीजी। ठीक है, और इसके बदले में जो अमाउंट दिया जाता है, जो कौन दे रहा है? लीजी दे रहा है, उसको कहते हैं लीज रेंटल। ठीक है, अब इसके अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं। देखो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, वो पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो ओनर है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा? उसको पैसे कमाने का मौका मिलेगा, रेगुलर इनकम मिलेगी। और दूसरा फायदा ये होगा, उसका जो मालिकाना हक है उस एसेट के ऊपर वो भी बंटने नहीं वाला, वो मालिक ही रहेगा। ठीक है, जिसने लिया है वो मालिक नहीं है, जो दे रहा है ना उसने सिर्फ रेंट पर दिया है, मालिक लेकिन वही है। ठीक है, वो अपने इन्वेस्टमेंट की रिकवरी कर सकता है। ये सारे फायदे होते हैं लेजर को। अब बात करते हैं लीजी के फायदे। वो उस एसेट को यूज़ कर सकता है, उस मशीन से यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकता है, पैसे कमा सकता है। वो सस्ता पड़ गया, जहाँ पे मशीन पड़ रही थी 10 लाख रुपए की, अब वो सिर्फ 25-25 हज़ार का रेंट देने वाला है 1 साल तक या 2 साल तक, जब तक भी उसने ली है। ठीक है, इस चीज़ के लिए अब उसे असिस्टेंट मिल गई, मदद मिल गई। ठीक है, अब वो प्रोडक्शन करके पैसे कमाएगा, पैसे छापेगा, नोट छापेगा, उसे मशीन भी खरीदनी नहीं पड़ी, उसे मदद भी मिल गई। ठीक है, तो ये सारे फायदे होते हैं किसके? लेजर और लीजी के। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। देखो क्या नुकसान होते हैं। नुकसान ये होता है कि इन्फ्लेशन में ना ये चीज़ काम नहीं करती। जैसे कि आपको तो पता ही है, जो मनी की वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, जो पैसे की वैल्यू होती है वो घटती रहती है। आज 10,000 में जो सामान आएगा ना वो कल 20,000 में आएगा। पैसे की ना वैल्यू जो है घट गई। तो जैसे जैसे अगर उसने 2 साल के लिए मशीन ली है, तो आज तो उन्होंने बोल दिया कि तुम 25,000 रेंट दो, लेकिन अगले साल के हिसाब से वो जो 25,000 रुपये है ना वो बढ़ के ज़्यादा हो जाने चाहिए। ऐसे तो हो जाने चाहिए 50,000, लेकिन फिर भी वो 25,000 ही दे रहा है, तो वैल्यू तो गिर गई पैसों की। और नुकसान किसका हो रहा है? लेजर का हो रहा है ना। इन्फ्लेशन में उसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि उस समय 25,000 की उतनी वैल्यू नहीं है। और हो सकता है कि इसे डबल टैक्सेशन भी देना पड़ता है। दूसरा नुकसान यही है डबल टैक्सेशन का। देखो, एक तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा पर्सनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बार उसे टैक्स देना पड़ता है। जब उसकी इनकम आई मशीन पे ना, सपोज करो कि उसने ना 1 लाख रुपए कमाए हैं, 1 लाख रुपए रेंट हासिल किया है, तो वो जो 1 लाख रुपए वो तो टैक्स में शो होगा ही होगा। बिजनेस इनकम के तौर पे भी उसे टैक्स देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, और फिर पर्सनल इनकम के तौर पे भी उसे टैक्स देना पड़ेगा। और हो सकता है जिसने वो मशीन ली थी वो उसे डैमेज कर दे, नुकसान कर दे, है ना, ये भी हो सकता है। तो ये भी डिसएडवांटेज है। और क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं लेजी के लिए? जिसने वो मशीन ली है उस पर मालिकाना हक नहीं आया है, वो उसे बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी, उस मशीन की केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मालिक नहीं है उसका, उसे वो वापस लौटानी पड़ेगी। नेक्स्ट है कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब सिर्फ इतना सा है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें पेमेंट देनी पड़ेगी 1 साल तक, 2 साल तक, जब तक का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। चाहे तुम मशीन यूज़ करो चाहे ना करो, चाहे तुम्हारा उससे काम निकल रहा हो या ना निकल रहा हो, लेकिन तुम्हें पेमेंट देनी ही पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे कंपल्शन बन गई है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो सकती है लेजी के लिए। देखो, अगर वो 3 से 4 साल के लिए मशीन लेता है तो ऐसे में 10 लाख से ऊपर पहुँच जाएगा अमाउंट, तो रेंट देते देते देते। इससे अच्छा वो हमेशा के लिए अपनी ही मशीन ना खरीद ले, तो ये कॉस्टली भी हो सकता है। ठीक है, ये फायदे और नुकसान होते हैं। अब बात करते हैं हम सेबी के बारे में। सेबी क्या होता है? देखो, वैसे तो ये मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं क्वेश्चन दिखा नहीं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए सेबी क्या होता है। सेबी की जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है और ये किसके लिए काम करता है? तो सबसे पहले तो ये समझ लो, जहाँ पर हम शेयर डिबेंचर की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, जिस मार्केट के अंदर शेयर वगैरह बेचे और खरीदे जाते हैं उसको बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट। जैसे पुलिस चोरों को पकड़ती है ना, वैसे ही हर एक चीज़ के लिए, हर एक जुर्म के लिए कानून है ना, वैसे ही सिक्योरिटी मार्केट में कुछ भी फ्रॉड हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सेबी बैठी है। जैसे बैंकों का काम आरबीआई करती है, आरबीआई हेड है,
आरबीआई सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है, वैसे ही सिक्योरिटी मार्केट जहाँ पे शेयर का लेन देन होता है उसके लिए सेबी बैठी है। सेबी सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है। एक ऐसी बॉडी है जो कि 1988 में सेटअप हुई थी, लेकिन इसके पास तब पावर नहीं थी। पावर तब आई जब कानून के द्वारा लॉ पास किया गया, सेबी एक्ट पास हुआ था 1992 में 30 जन को, तब इसके पास पावर आ गई। अब ये पूरी सिक्योरिटी मार्केट को हैंडल करती है। उसमें जितने भी फ्रॉड होते हैं, माल प्रैक्टिसेस होती हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, ये सारी चीज़ों जो गलत चीज़ें होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम, रेगुलेट करने का काम और सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करने का काम सेबी करती है। सेबी ना वॉच डॉग है, निगरानी रखती है हर एक चीज़ पर कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, रूल्स रेगुलेशन बनाती है, पनिशमेंट सेट करती है। सेबी का यही सारा काम होता है, ठीक है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो सिक्योरिटी मार्केट को चलाती है और जो किसने बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, ठीक है। इसको बनाया ही और इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया था ताकि हम जो सिक्योरिटी मार्केट होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर सके, वहाँ पे चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो सकें, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो, ठीक है। इसलिए सेबी को बनाया गया था। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य से सेबी आई, तो ये जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जब वो सिक्योरिटी मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये ना बोल दे कल को कि भाई यार वो तो खराब मार्केट है, मेरा पैसा डूब गया, मेरा पैसा डूब गया। उनके साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम सेबी करती है, ठीक है, ताकि वो इस मार्केट पे विश्वास कर सके यहाँ पे कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें होती हैं। तो वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम करती है, ठीक है। और दूसरा है डेवलपमेंट। सिक्योरिटी की मार्केट की पूरी तरीके से डेवलपमेंट करती है, उनके लिए काफ़ी इनिशिएटिव लेती है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉर्म करती है सिक्योरिटी मार्केट के लिए, ताकि वहाँ पे कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो, माल प्रैक्टिसेस ना हो। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब जो अंदर की चीज़ें थी ना, इनसाइडर ट्रेडिंग, कि भाई कल को ना शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, घटने वाले हैं, ऐसे ना एम्प्लॉय क्या करते थे, धोखाधड़ी करते थे और बाहर वालों को बता देते थे, अपने दोस्तों को बता देते थे कि ना शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, इस कंपनी के जल्दी से आके खरीद लेना और तुम्हें पैसे का बहुत सारा फायदा हो जाएगा। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, सिक्योरिटी मार्केट को अच्छे से डेवलप करने के लिए सेबी आई, ठीक है। उसने इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए और लिक्विडिटी को भी इंक्रीज किया। फिर आया कि प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें, फेयर तरीके से, कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना हो, ऑर्डरली वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करे और एक निगरानी रखी सिक्योरिटी मार्केट पे। ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके, सेबी के। इसके 3 ही फंक्शन होते हैं, सिक्योरिटी मार्केट को प्रोटेक्ट करके चलना, उसको रेगुलेट करके चलना और उसकी डेवलपमेंट करना, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ह्यूमन को रिसोर्स क्यों कहा गया? देखो, ह्यूमन एक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट एसेट है कंपनी के लिए। कंपनी को पूरी तरीके से एक ह्यूमन चलाता है, यहाँ तक कि मशीनों को भी चलाने वाला, ऑन करने वाला ह्यूमन ही है। ह्यूमन की जो स्किल्स हैं, एजुकेशन है, इंटेलिजेंस है ना, उसको एक रिसोर्स की तरह देखा जाता है। क्योंकि ना अगर वो ना कुछ करे, अपनी स्किल्स लगाए, एजुकेशन लगाए, नॉलेज लगाए, इंटेलिजेंस लगाए ना, तो वो ऊंचाइयों तक पहुँचा सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, सिर्फ और इन सारी चीज़ों से। तो ह्यूमन को इसलिए रिसोर्स समझा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट समझा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसकी तो मैनेजमेंट बनती है ना भाई, है ना। इसकी मैनेजमेंट करना, अच्छे से मैनेजमेंट करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। अब इसमें करते क्या क्या है, देखो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा ह्यूमन सेलेक्ट करना, उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज को परखना, जानना। जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, जब हम जॉब मार्केट में छोड़ते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर ये वाली जॉब खाली है, वो भी इस पोस्ट के लिए, तो उस समय हम एम्प्लॉय को अपनी तरफ बुला रहे होते हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद उसका सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन में हम इंटरव्यू वगैरह लेकर जो हमारे लिए परफेक्ट मैच होता है उस जॉब के लिए, हम उसको रख लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ह्यूमन को एक्वायर करना, फिर उसकी पूरी तरीके से डेवलपमेंट करना, उसे ट्रेनिंग देना, उसकी स्किल्स को शार्प करना, ठीक है, फिर उसको प्रमोशन देके पूरी तरीके से डेवलपमेंट करना, उसके करियर को आगे ले जाना और फिर उसे मोटिवेट करना। मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, बोनसेस के थ्रू, सैलरी के थ्रू, इंसेंटिव्स के थ्रू, ठीक है, या फिर उसके अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं, ऐसे उसकी मोटिवेशन करना और उसकी पूरी तरीके से मेंटेनेंस करना, ठीक है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ पे हमने एक ह्यूमन को अच्छे से मैनेज करा है, ठीक है। एचआर ने क्या किया है, प्लानिंग की है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन की ज़रूरत है, फिर उसके लिए जॉब छोड़ी है मार्केट के अंदर और राइट कैंडिडेट को उस जॉब के लिए अट्रैक्ट किया है, फिर उसी को इंटरव्यू लेके सिलेक्ट किया है, फिर उसी को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दी है, उसकी परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से मैनेज किया है और फिर उसे कंपनसेशन दी है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब
ह्यूमन को लेकर आना, उसको सेलेक्ट करना, उसकी डेवलपमेंट करना, उसको मैनेज करना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाने में मदद कर सके, काम कर सके और पॉजिटिव वर्क प्लेस इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। इसे ही बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके नेचर क्या क्या है? एक परवेसिव एक्टिविटी है, परवेसिव फोर्स है जो हर जगह लगती है। देखो, ह्यूमन को लेकर आना, उसकी डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, ठीक है। हर एक एंटरप्राइज करता है, हर एक लेवल पर होती है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हर एक पर्सन को लाया जाता है, रखा जाता है, काम समझाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये हर जगह होता है, चाहे इंडिया हो, चाहे इंडिया के बाहर हो, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये एक परवेसिव एक्टिविटी है जो हर जगह है, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब HRM ना एक्शन पर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। यहाँ पे ना रिकॉर्ड नहीं रखा जाता कि एम्प्लॉय को ये प्रॉब्लम हो रही है तो चलो इसका रिकॉर्ड बना लो, जैसे पुलिस वाले करते हैं, FIR लिखवाने जाते हैं तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम है। नहीं, HRM सिर्फ और सिर्फ एक्शंस पे काम करता है। एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है, अगर कुछ काम नहीं आ रहा तो उसे ट्रेनिंग दे दो, उसे सिखा दो, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, जैसे कि हमने पर्सनल सेलिंग में पढ़ा था, है ना। तो एक्शन पे काम करती है। ये एक ना कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा ही HR को करना पड़ता है। उसे देखना पड़ता है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, फिर उनका रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ये रोजाना बेसिस पर किया जाता है। आज ये सारी चीज़ें करके छोड़ नहीं सकते। ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर्स के गोल को पूरा करने में मदद करती है। जैसे कि मैंने बताया, ह्यूमन के इतनी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना ताकि वो हमारे फ्यूचर के गोल को पूरा करवाने में मदद कर सके। ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड मतलब यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ की नॉलेज को शार्प कर रहे हैं, उनकी स्किल्स को तेज कर रहे हैं, वो भी ट्रेनिंग देकर, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको पूरी तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, फिर उनके करियर को एडवांस कर रहे हैं। तो ये एम्प्लॉय की डेवलपमेंट में भी फोकस करती है। अब बात करते हैं HRM फंक्शन के बारे में। अब HRM फंक्शंस को निभाने वाला कौन होता है? या तो HR मैनेजर होता है या फिर डायरेक्टर होता है। अब इसके दो ही फंक्शन होते हैं, एक होता है मैनेजरियल फंक्शन, एक होता है ऑपरेटिंग फंक्शन। मतलब मैनेजरियल फंक्शन मतलब जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं ना, ऐसे फंक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये चीज़ों को सोच के चल रहा है। सबसे पहले तो ये प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग में ये सोच रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके के एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए, उनके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन सब चीज़ों की प्लानिंग कौन कर रहा है? हमारा HR मैनेजर कर रहा है। ऑर्गेनाइजिंग में हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हैं कि उस वाले इंसान की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लाने वाले हैं, या फिर उस सेल्स टीम के लिए कितने मैनेजर होने चाहिए, उनको कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे मोटिवेट करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचता है। और लास्ट में ना वो कंट्रोलिंग करता है कि क्या हमारे प्लान के अनुसार चीज़ें हुई हैं जो हमने सोचा था। एक्शन लेता है कि टीम मीटिंग बुलाता है, ठीक है, लोगों को समझाते हैं, उनके गोल के बारे में समझाता है। ये सारे काम किसके होते हैं? HR मैनेजर के होते हैं। प्लानिंग करता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, लोगों को डायरेक्शन देता है, मीटिंग वगैरह बुला के समझाता है गोल वर्क, और उसके बाद कंट्रोलिंग कर देता है कि प्लान के अनुसार काम हुआ है या नहीं, ठीक है। ऑपरेटिंग फंक्शन मतलब चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए, चीज़ों को चलाने के लिए अब उसको कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो एम्प्लॉय को प्रोक्योर करना, लेकर आना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना, उनका सिलेक्शन करना, इंटरव्यू वगैरह लेना, बहुत सारे उनके टेस्ट करवाना, तो एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती देना, प्रोक्योरमेंट करना, फिर उनकी डेवलपमेंट करना, उनके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना कि कौन कौन सी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देने वाले हैं, कैसे हम अपनी एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें भी करना किसका काम होता है? HR का। फिर उनके लिए कंपनसेशन स्ट्रक्चर तैयार करता है, उन्हें सैलरी कैसे देनी है, इंसेंटिव्स कितने देने हैं, किसने क्या क्या काम किया है तो उनकी क्या क्या कमीशन बनती है, ये सारे काम किसके हैं? HR के। फिर उनकी पूरी तरीके से मेंटेनेंस करना, ठीक है, उन्हें पूरी तरीके से सेटिस्फाई करके एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में सोचना कि हम क्या क्या कर सकते हैं एम्प्लॉय के लिए, जैसे कि एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हैं, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। और उसके बाद आता है इंटीग्रेशन करना, जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है उसके बीच में इंटीग्रेट करवाना, कोऑर्डिनेशन बिठाना भी HR का काम ही होता है। जैसे कल को कोई लड़ाई हो जाती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ठीक है, टीम वर्क को अच्छे से इंकरेज करना, ये सारे फंक्शंस किसके होते हैं? HR के। जहाँ पे वो लोगों को ला रहा है, डेवलप कर रहा है, कंपनसेशन दे रहा है, मेंटेन कर रहा है, इंटीग्रेट करवा रहा है, ये होते हैं ऑपरेटिंग फंक्शन। मैनेजर फंक्शन में प्लानिंग कर रहा है, सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, डायरेक्टिंग कर रहा है, और लास्ट में वो सब चीज़ों की कंट्रोलिंग करता है। ये होते हैं HR के फंक्शन। यही वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करे बिना जाना मत, ठीक है। ध्यान रखना, ख्याल रखना, अच्छा पेपर देना, सब कुछ अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।